हम्म।
Hello. Am I audible? Yeah, very much, Pawan. Okay, sorry for the delay. I actually computer थोड़ा hang हो गया. So I just restarted the session. No problem. Please go ahead. So good morning, everyone. Today we will have a session about how to evaluate the road projects in infrastructure and EPC. What to do when we meet the promoters? What do we have to understand about the company? And how to evaluate whether the project is doable. So, Pawan, good morning. इसको full screen कर दो. Yeah. So this session will be from the BD's perspective, actually, not from the debt execution team, rather to understand whether we should take up a proposal or not, what to understand when we are taking up a proposal, and what are the basics criteria. So let me start by just describing what kind of road projects are there going on in India as of now. So basically, the prevalent models are EPC, BOT, and HAM for a particular road project. In EPC, the authority gives the mandate to a developer to engineer the site, engineer the project, that is design the project as well, to procure the material required for the execution, and then to construct the project. That is engineering, procurement and construction. That's called EPC in short. तो इसमें NHAI जिसको भी रोड प्रोजेक्ट अलॉट करता है, वो पर्टिकुलर डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजीनियरिंग पार्ट, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड. उसका काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का ही होता है. जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है उस पर्टिकुलर रोड को बिल्ड करने के लिए, दैट कॉस्ट इज borne by NHAI और अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी हो. PWD का रोड हो तो PWD, मॉर्थ का हो तो मॉर्थ, और NHAI हो तो NHAI. उसमें डेवलपर को अपना कोई पैसा डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के लिए लगाना नहीं होता है. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल, जो भी जब तक बिलिंग नहीं होती तब तक वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो भी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, दैट हैज टू बी इन्वेस्टेड ऑफ कोर्स बाय द डेवलपर. बट मंथली बिलिंग हो जाती है और बिलिंग के बाद से अथॉरिटी से पेमेंट आ जाता है ड्यू डेट पे. तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा डेवलपर EPC कॉन्ट्रैक्ट में. देन कम्स द BOT मॉडल. BOT में है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर. दैट इज रोड हमको मिल जाता है डेवलपर को, डेवलपर उसको कंस्ट्रक्ट करेगा अपना पैसा लगा के. इंटायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज टू बी बोर्न बाय द डेवलपर. देन द डेवलपर विल ऑपरेट इट फॉर अ सर्टेन पीरियड. लेट्स से नॉर्मली 15 साल का टाइम मिलता है कि कंस्ट्रक्शन के बाद आपको 15 साल, 8 साल, 10 साल, whatever the period is there, it will be defined in the agreement. जब एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा तो अथॉरिटी के साथ में, developer will build that road, operate it for that certain period, and during that period developer will collect the tolling. That is the BOT toll model. रोड पे टॉल बनाएगा, जो भी व्हीकल्स उस रोड से पास होंगी उन सारे व्हीकल से टॉल कलेक्ट करके अपने कॉस्ट को वो रिकवर करेगा स्लोली ओवर द पीरियड. So in this case, the entire cost has to be borne by the developer itself. And then उस कॉस्ट की रिकवरी के लिए ओवर अ सर्टेन पीरियड, जो ऑपरेशन का पीरियड होता है, उस पीरियड में टोल से अपना कॉस्ट को रिकवर करना होता है. तो इसमें सारा का सारा जो रिस्क है, टोलिंग का रिस्क है, जो रेवेन्यू का रिस्क है, वो डेवलपर के पास आ जाता है. तो इसमें कई जगह क्या हुआ कि टोल कलेक्शन एट पार नहीं रहा जो भी इनिशियली एस्टिमेट हुआ. व्हेनेवर अ रोड इज कमिंग अप, देयर इज अ सर्टेन स्टडी कि इस रोड से क्या बेनिफिट्स होगा, दूसरे रोड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रोड पे क्या ट्रैफिक रहेगा, उस ट्रैफिक से क्या रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है बाय वे ऑफ टोलिंग. तो पास्ट में कुछ ऐसे इंस्टेंसेज आए जहां पे कि टोल वाज नॉट सफिशिएंट टू गेट द estimated recovery that was expected on the investment being done by the developer.
तो वहां पे डेवलपर ने भी पैसा लगाने के लिए अल्टीमेटली बैंक से फंड लिया होता है या अपनी इक्विटी डाली होती है, तो इक्विटी को रिटर्न नहीं कर पाया, या बैंक के बहुत सारे लोन्स एनपीए हो गए उस केस में। तो एक दूसरा मॉडल आया एन्युटी, जिसमें कि डेवलपर उसको बिल्ड करता है अपने पैसा लगा के, ऑपरेट भी करता है, लेकिन उसकी रेवेन्यू का सोर्स टोल नहीं होता, रेदर जो भी कॉस्ट डेवलपर का लगा होता है उस पर कुछ रिटर्न को भी इंक्लूड करके एनएचआई एन्युटी के तौर पे, या जो भी अथॉरिटी है रोड डेवलपमेंट की, पीडब्ल्यूडी हो गया, जो भी मॉर्थ हो गया, वट एवर स्टेट एजेंसी हो गई, दैट एजेंसी विल पे सर्टेन एन्युटीज ओवर दैट ऑपरेशन पीरियड। लेट से अगर 15 इयर्स का ऑपरेशन पीरियड है तो हर साल 2 एन्युटी, 6 मंथ्स की एन्युटी होती थी, 6 महीने की पीरियड पे एन्युटी देंगे। कई जगह साल भर की भी एन्युटी कुछ रोड प्रोजेक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज में है। इन दिस वे डेवलपर के पास अपना रेवेन्यू असर्टेन हो गया कि नेक्स्ट 15 साल तक, 10 साल तक ऑपरेशन पीरियड में हमको ये फिक्स्ड अमाउंट मिलना है, एस्योर्ड हो गया। बट यहाँ पे ये पाया गया कि सारा का सारा बर्डन अब एनएचआई पे आ गया। तो एनएचआई की कैश फ्लो ड्रेन होती है कि कई बार टोल कलेक्शन आया नहीं आया, बट इंटायर रेवेन्यू रिस्क पास्ड ऑन टू एनएचआई इन दिस केस। तो इसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, कुछ चीजें आए जिससे कि एनएचआई वाज नॉट कंफर्टेबल एट मेनी प्लेसेस, बैंकर्स वर नॉट कंफर्टेबल कि एनएचआई भी इतना ज्यादा हैवी एन्युटी अमाउंट हमेशा पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स वर देयर। तो गडकरी जी के दिमाग का एक आइडिया था हैम प्रोजेक्ट, जो आज से लगभग 3-4 साल पहले मॉडल उन्होंने एक नया निकाला। दिस इज अ मिक्स हाइब्रिड ऑफ ईपीसी एंड एन्युटी। इसके अंदर 40% कॉस्ट, जो भी रोड का एक बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसका 40% अमाउंट अथॉरिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड पे कर देता है। तो क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 40% के आसपास तो एनएचआई से आ गया, बाकी का बैलेंस डेवलपर को अपने पास से अपने इक्विटी के तौर पे या डेट अवेल करके फंड करना होता है। तो डेवलपर के पास जो कॉस्टिंग अरेंज करने का, फाइनेंस अरेंज करने का ऑब्लिगेशन रह गया, दैट कम्स टू अराउंड 60% ऑफ द कॉस्ट। अब उसमें वो बैंक से भी 1:3 के रेशियो में, 3:1 डेट इक्विटी के रेशियो में फंडिंग लेता है, तो बैंक का लोन भी कम होता है। तो बैंकर का भी रिस्क एक तरीके से कम है इसमें कि उनको कम फंडिंग करनी है। तो दीज आर द वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स, जो कि जब भी हम कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं किसी कंपनी के पास में, तो एक बार को हमको ये समझना चाहिए कि किस तरीके का काम कंपनी के पास में है, वेदर इट इज ईपीसी, वेदर इट इज हैम। बीओटी, एनवीटी, बीओटी, टॉल आजकल थोड़े कम आते हैं। आजकल मेजर जो प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको ईपीसी होगा या हैम होगा। सो दीज आर द टू dominant models in the market as of now. So I am audible to everyone, right? Somebody please confirm. Right, sir. Yes, Pawanji. Yeah, Pawanji, you are audible. 2 questions in between, if you allow me to ask. Of course, sir. One is, in case of EPC, you said there is no working long-term requirement, but I think we require to the extent of security deposit, funds are stuck and they are released after only the default period. Second is, in case of HAM, you said the 40% of the cost is borne by NHI. So what about toll? Is there 40% of the toll is also recovered by NHI? So first, you are absolutely correct in pointing out, sir, that in case of EPC, long-term funds in the form of defect liability, there is a certain defect liability obligation on the developer in case of EPC. कि रोड तो आपने बना दिया, लेकिन पता चला रोड 2 साल में, 5 साल में, 6 साल में जब भी खराब हो गया, तो बनाने के बाद का कुछ एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड डिफाइंड होता है कि आपका कहीं ऐसा नहीं कि रोड बनाया 6 महीने में रोड ही खत्म हो गया, मतलब ड्यू टू नेचुरल वेदरिंग कह लीजिए और ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइंड होता है। तो उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर अथॉरिटीज 2-3 तरीके से उसको सिक्योर कर सकती हैं।
कई बार क्या होता है, कुछ रिटेंशन मनी बैंक रख लेता, मतलब डेवलपर रख लेता है कि आपने रोड बनाते गए, बिलिंग करते गए उसके अंदर में, लेकिन जो भी आपने मंथली बिलिंग करी है उसका 10%, 15%, 5%, वट एवर अमाउंट डिफाइंड, नॉर्मली इट इज 5% ऑफ द बिलिंग अमाउंट, वो डिडक्ट करते चलते हैं, रिटेन करते चलते हैं, जब तक कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से बाहर नहीं आता है। अगर उस रिटेन्ड अमाउंट को हमको लेना है तो इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड सर्टेन बैंक गारंटीज टू द अथॉरिटी कि अगर कल को डिफेक्ट लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस आती है कोई, तो बैंक गारंटी इन कैश करके अथॉरिटी अपना पैसा रिलाइज कर सकता है। तो उस तरीके से एक वर्किंग कैपिटल फॉर अ सर्टेन पीरियड, जो भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड डिफाइंड है, उतने पीरियड तक हमारा वहां स्टक होता है। एंड अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन की 40% ऑफ द टोलिंग, जो भी हैम प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलपर को टोलिंग करने का नॉर्मल जो राइट है, बेसिकली ऑपरेशन का राइट डेवलपर के पास है, टोल प्लाजा भी होता है, बट इंटायर टोलिंग कलेक्शन गोज टू NHAI ओनली। डेवलपर डज नॉट गेट एनीथिंग एट ऑल फ्रॉम द टोलिंग कलेक्शंस। डेवलपर को जो भी पेमेंट आता है वो डायरेक्टली NHAI से आता है। टोलिंग का जो भी कलेक्शन होता है वो सारा का सारा NHAI को जाता है। टोलिंग में कोई डिवीजन नहीं होती कि 60-40% किसके पास जाएगा। तो 60% की रिकवरी कैसे होती है फिर? वो एन्युटी बना देते हैं उसके 60% की? हाँ सर, 60% की एन्युटी बना देते हैं, जो कि अभी जो मॉडल NHAI का है उसके अंदर 15 ईयर्स का अंदर आपको 30 एन्युटीज टोटल मिलती है। इट कैन वेरी फॉर अदर स्टेट हैम प्रोजेक्ट्स, जैसे महाराष्ट्र में कुछ 10 साल की भी एन्युटीज के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं कई बार, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रोड प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस हिसाब से जो बाकी का 60% कॉस्ट है उसकी एन्युटी आ जाती है। 40% हमको एक तरीके से EPC के तरीके से ही मिलते चलता है। तो इट इज अ मिक्स ऑफ दोस थिंग्स, हाइब्रिड ऑफ EPC एंड एन्युटी, इसीलिए इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोला गया। तो जो अभी हमने डिस्कशन किया उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन रिस्क, O&M रिस्क, ट्रैफिक और टोल का रिस्क किस किस के ऊपर आता है, यू कैन सी इन दिस चार्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्चुअली during our previous discussions. So moving on to next slide. Whenever the BD team goes to a company, what we should understand from the promoters, from the management of the company? The first thing that we should look at, what has been the history of the company and promoters. वो लोग कितने टाइम से इस पर्टिकुलर लाइन में हैं, इसके पहले क्या काम अगर कुछ कर रहे थे तो कर रहे थे, व्हाट वाज द रीजन दैट दे डिसाइडेड टू केम इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट सेक्टर, वेदर दे आर द फर्स्ट जनरेशन जिनसे हम मिल रहे हैं, वेदर दे आर द फर्स्ट जनरेशन देमसेल्फ जो 5 साल 10 साल पहले काम चालू किया, या ऐसा है कि 2-3 जनरेशन से काम चल रहा है, व्हाट हैज बीन देयर विंटेज इन दिस इंडस्ट्री। एक चीज ये समझना होता है जिससे कि हमको पता चलता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या रहा है ओवर द पीरियड, कैसे वो लोग ओवर द पीरियड ग्रो हुए हैं। सेकेंड चीज हमको देखना होता है, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग पे ध्यान देना होता है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, किस एजेंसी से है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, वेदर इट इज इन AA। आज के टाइम पे जो भी अच्छे डेवलपर्स हैं उनका A एंड अबव कैटेगरी में आपको मिलेगा रेटिंग। मिनिमम हमको BBB तो मान के चलना चाहिए, क्योंकि BBB से नीचे इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं रहता है तो उसके लिए फंडिंग अरेंज करना बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली। So we should look for the clients that are A or above, at least BBB in category. अगले इसके अलावा किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो कंपनी काम कर रही है, whether they are working for the local PWDs, local authorities, for the Ministry of Road and Transport projects, या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है जहाँ की मिलिट्री के लिए बहुत सारे जो BRO ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉर्थ ईस्ट पे बॉर्डर्स के पास रोड्स बनाती हैं, या NHAI के लिए काम कर रहा। इसमें सबसे प्रेस्टिजियस जो माना जाता है वो NHAI या MoRTH का प्रोजेक्ट होता है। एक NHIDCL भी होता है, वो भी NHAI के इक्विवेलेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो दीज आर द प्रेस्टिजियस एजेंसीज। अगर NHAI का प्रोजेक्ट है तो NHAI इटसेल्फ इज AAA रेटेड एजेंसी। तो हमारी जो प्रोजेक्ट की फंडिंग की वायबिलिटी होती है या कंपनी का ओवरऑल वर्किंग स्टाइल आपको दिखता है, कंपनी का क्या कैपेबिलिटी है, ये पता चलता है। इफ दे आर वर्किंग फॉर द NHAI देन
प्रोजेक्ट्स के कैश अक्रूवल्स में नॉर्मली कोई इशू नहीं आता है, बिकॉज NHAI इज अ वेरी गुड पे मास्टर. Then we should look at how their financials has grown over the years. At least last 3 to 5 years का हमको एक बार को मोटा मोटा टॉप लाइन बॉटम लाइन देखना चाहिए. इसके अलावा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनकी करंट बैंकिंग क्या है, इन सारे पॉइंट्स को अभी हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं. प्रेजेंट बैंकिंग क्या है, और इसके बाद हमको समझना चाहिए कि उसका करंट प्रपोजल क्या है. हिस्ट्री में जो कि देखना चाहिए कि ओवर द इयर्स कंपनी का क्या ग्रोथ रहा है, आज कंपनी का क्या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वेदर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डे टू डे बिजनेस, वेदर इट इज बीइंग मैनेज प्रोफेशनली, अगर जो लोग भी मैनेजमेंट में है क्या वो लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना उनका एक्सपीरियंस है, फैमिली से कौन कौन से लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं. एक बार को ये बेसिक चीजें हमको डिस्कशंस की ड्यूरेशन समझना चाहिए. उनसे रेटिंग की, वर्किंग कैपिटल की क्या अमाउंट रेटेड है, लास्ट रेटिंग कब हो रखी थी, एक्सटर्नल रेटिंग 1 साल से पुरानी रेटिंग वैलिड नहीं होती है बैंकिंग टर्म्स में नॉर्मली. तो रिसेंटली क्या रेटिंग रहा है, एक रेटिंग का ट्रेंड भी हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल में जब भी कोई हम रेटिंग ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं साइट से, तो रेटिंग पे ही नीचे 2-3 साल का पिछला ट्रेंड लिखा होता है कि पिछले 3 साल में क्या रेटिंग अप डाउन गई है, जो क्या रेटिंग का हिस्ट्री रहा है उस पर्टिकुलर एजेंसी के साथ. तो उससे पता चलता है कि कंपनी की रेटिंग इंप्रूव हो रही है या कभी डिक्रीज मतलब डिक्लाइन भी हुई है, डाउनग्रेड भी हुई है. अगर नेगेटिव आउटलुक है उस रेटिंग में, तो उस आउटलुक का क्या पर्टिकुलर रीजन है, क्या वीकनेसेस एजेंसी ने फाइंड आउट करी हैं, और उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं उन इश्यूज को. ये एक चीज देखना होता है. अगर रेटिंग डिक्लाइन हुई है, डाउनग्रेड हुई है, तो क्यों हुई है, इस चीज को समझना काफी जरूरी हो जाता है किसी भी प्रपोजल. मतलब दिस इज फॉर एनी प्रपोजल एट ऑल, नॉट ओनली इन रोड प्रोजेक्ट्स. इसके अलावा इंडिकेटर्स में हम देखते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में रेवेन्यू कैसा रहा. मोटा मोटा 3-4 फिगर्स बीडी टीम को देख लेना चाहिए. डिटेल असेसमेंट ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम करते हैं, बट रेवेन्यू ओवर द इयर्स ग्रो हुआ या डिक्लाइन हुआ, क्योंकि अगर बीच में किसी साल में रेवेन्यू कम जा रहा है तो उसका रीजन समझना जरूरी होता है कि कंपनी के कोई प्रोजेक्ट्स अटके थे या नहीं अटके थे, कहाँ पे कोई काम डिले तो नहीं हो गया. मतलब नॉर्मली एक लोग जस्टिफिकेशन देते हैं कि पिछले साल में 20-21 में स्पेशली कोरोना का इम्पैक्ट रहा या 19-20 में, तो इंफ्रा सेक्टर पे स्पेसिफिकली ये जस्टिफिकेशन वैलिड नहीं हो पाता है. If you see across this segment, across the companies in this segment, their revenue has increased despite effect of corona. रीजन बीइंग कि जो भी इनका वर्कफोर्स होता है, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है या जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, वो सारा ऑन साइट कैंप्स के अंदर होता है. और इंफ्रा के काम पे अथॉरिटीज ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही कुछ होल्ड पे किया था, अदरवाइज काम को अलाउ किया था. और पिछले 2 साल में इंफ्रा पे काफी पुश रहा है फ्रॉम द स्टेट एजेंसीज एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज. तो नॉर्मली देयर शुड नॉट बी एनी डिक्लाइन इवन डिस्पाइट द इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन द कंपनी. बट एक बार अगर थोड़ा कुछ माइनर डिक्लाइन है तो उसका एक बार को हम जस्टिफिकेशन समझते हैं कि कंपनी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी कहाँ चल रहे हैं और उसमें डिले क्यों रहा है. हमको अपने प्रोजेक्शंस में हमको अपने प्रपोजल में कुछ प्रोजेक्शंस देने होते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स के या करंट ईयर तक का, अभी तक का, जैसे मार्च चल रहा है या कभी हम से नेक्स्ट ईयर में सितंबर के आसपास जाते हैं किसी से मिलने. तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि अब तक करंट फाइनेंशियल में कंपनी क्या सेल कर चुकी है, सो दैट वी हैव टू जस्टिफाई द प्रोजेक्शंस एज वेल ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स. जैसे कि ये कंपनी मेरे पास आई जिसने बोला कि मैं मार्च 22 में 500 करोड़ का सेल कर लूंगा. जब मैंने क्वेश्चन किया कि दिसंबर 21 तक दे वर सेइंग कि हम अभी 250-300 का कर पाए, देन इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम टू अचीव 500 करोड़ सेल्स इन 22. अगले 3 महीने में, पिछले 9 महीने में 250 का सेल किया और ही सेइंग कि अगले 3 महीने में 250 और कर लूंगा. दैट बिकम्स अ बिट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग. तो कोई लॉस अगर रहा है कंपनी में पास्ट में तो क्यों रहा है, क्योंकि बैंक्स नॉर्मली डोंट प्रेफर टू गो फॉर द कंपनी जहां लास्ट 3 इयर्स में कोई लॉस रहा हो. तो ये 2-3 फिगर्स के टॉप लाइन कैसा है, पैट कैसा है और डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, ये 3 फिगर्स हमको समझना चाहिए एटलीस्ट एट इनिशियल स्टेज ओनली. देन कोई भी Pavan, sorry, Pavan, just a small question here.
कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि एक बार कंपनी का लेगेसी समझनी जरूरी है, दे हैव बीन डूइंग दैट बिजनेस, बट यू नो वी हैव हैड कपल ऑफ केसेस जहाँ पे वो कंपनी पुरानी है लेकिन पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम कर रही है. So in that case, you know, they have tied up for a technical part with another company. So in that cases, do you think the project can be viable अगर वो technical partner और कोई लेके आ गया, even if on minority stake? So do you think viability project की होती है उस केस में? हमको ये देखना होता है कि जो नया प्रोजेक्ट, जैसे हमारे पास अभी एक ऐसा मैंडेट आई एम रनिंग जहाँ पे डेवलपर पहली टाइम इंफ्रा में आ रहा है, एक्चुअली वैसे ही, एंड उनका टेक्निकल जो पार्टनर है, दे हैव अ वेरी गुड नेम इन द इंडस्ट्री एक्चुअली. राइट. तो अगर उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में टेक्निकल पार्टनर प्रॉपर सपोर्ट देता है, हमको ये थोड़ा सा समझना चाहिए मैनेजमेंट से कि अल्टीमेटली टेक्निकल पार्टनर का क्या रोल रहेगा इसके अंदर. Even NHAI allows for the joint ventures or consortiums of the company. मतलब कई बार ऐसा होता है कि छोटी भी कंपनी बड़ा प्रोजेक्ट लेती है. मतलब ये तो एक ऐसा केस हो गया जहाँ कंपनी ने आज तक कभी रोड किया ही नहीं. हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी जो आज तक छोटा छोटा काम करता है हो, लेकिन वो बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो, उस केस में वो ज्वाइंट वेंचर के तौर पे भी चले जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी के साथ कंसोर्शियम में करके चले जाते हैं. तो जो बड़ा पार्टनर है, जो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, अगर उसका एक्चुअल में इन्वॉल्वमेंट रहता है प्रोजेक्ट में, गाइडेंस प्रॉपर मिलती है, देन ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट कैन बी कंसिडर्ड वायबल. बट देन वी हैव फ्रॉम अ बैंकर्स पर्सपेक्टिव वो दोनों के फाइनेंशियल्स और स्ट्रेंथ चेक करेगा, राइट? मतलब जो टेक्निकल पार्टनर है वो भी और इसका भी. तो हमको दोनों के ही फाइनेंशियल्स और दोनों के ही टेक्निकल एक्सपर्टीज को प्रेजेंट करना होगा, अपना प्रपोजल का पार्ट बनाना पड़ेगा. आई विल शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स एज वेल कि कैसे हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं. इवन इन दिस केस या कोई कंपनी अपने आप होती है तो उसको हम अभी एक बार को बाद में चल के डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव समरीज को भी. और लास्टली, ये जो पहली बार प्रोजेक्ट करेगा, चाहे उसका पुराना एक्सपीरियंस हो, उसमें चाहे उसकी ए रेटिंग भी हो, बट इफ ही इज गेटिंग इनटू फर्स्ट टाइम इनटू इंफ्रा स्पेस, सो देयर इज अ वेरी रिस्क पॉसिबिलिटी कि उसको BBB- से ऊपर की रेटिंग मिले. See, the normally rating for the SPVs are one notch below the parent company's rating, up to, मतलब it can come up to parent company's rating during construction period. नॉर्मली एक नॉच नीचे होता है, मैक्स टू मैक्स इस पेरेंट कंपनी स्पॉन्सर कंपनी के बराबर ही जा सकता है. तो अगर स्पॉन्सर कंपनी, जो कि आपने बोला स्पॉन्सर वही कंपनी है जिसने कभी रोड प्रोजेक्ट्स नहीं किया, तो उसका अपना तो कुछ पहले से क्रेडेंशियल्स होंगे जिस किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस क्रेडेंशियल्स के आसपास की ही रेटिंग होगी. टेक्निकल पार्टनर की इक्विवेलेंट रेटिंग नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर ऐसा होता है कि हाँ दोनों 50-50 रेशियो में आते हैं, देन इट बिकम्स इफेक्टिव. बट अगर टेक्निकल पार्टनर का सिर्फ माइनॉरिटी शेयर ही रहता है, तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो रेटिंग एजेंट है उसको ही हम कंसिडर करके चलते हैं, उससे एक नॉच नीचे कंसिडर करके चल सकते हैं. ओके, राइट. थैंक यू. हेलो, कौन सर? हेलो, तिवारी दिस साइड. I have a question. ये जो the rating के साथ जो C for the SPV project credit enhancement वाला जो terms होता है, how it will be used? उसमें the support of parental company या फिर कैसे रहता है? Suppose BBBC, that is the credit enhancement. कई बार SPV में rating आती है ये. तो what is that? What exactly it denotes for that? सी रेटिंग, मतलब मेरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्लियरली मैं समझ नहीं पाया, एक बार थोड़ा रिपीट करें प्लीज. अगर रेटिंग स्केल के साथ इफ द सफिक्स लगता है CE, दैट इज द क्रेडिट एनहांसमेंट, काफी रेटिंग्स में रहता है SPV की रेटिंग्स में, दैट इज सपोर्टेड बाय पेरेंटल कंपनी. तो व्हाट दैट डिफाइन, इन फैक्ट वो क्रेडिट एनहांसमेंट वाला जो टर्म्स है, व्हाट दैट डिफाइंस फॉर देम. क्रेडिट इनहैंसमेंट का टर्म क्या डिफाइन करता है? आई विल हैव टू गेट बैक टू यू ऑन दैट. मतलब आई हैव नॉट बीन थ्रू एनी सच प्रपोजल जहां पे कि रेटिंग के अंदर सी अलग से मेंशन्ड हो. हाँ, कई रेटिंग स्केल्स के साथ CE रहती है, दैट इज द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंटल कंपनी टू द SPV. ओके, तो मतलब जनरली हम ये डिस्कस कर सकते हैं इस चीज पे. बेसिकली क्या होता है, SPV कई बार लोग नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं. मतलब अधिकतर अगर हैम प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो ये इस पॉलिसी का ही रिक्वायरमेंट है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है. दैट्स रिटन इन द कंसेशन एग्रीमेंट इटसेल्फ.
ये पहले जब होता था सर एसओ स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन करके होता था कि दैट अब वो चेंज होके सीई में आ गया है, पहले एसओ करके देते थे रेटिंग। तो मतलब एक जनरल डिस्कशन ये है कि कई जगह कंपनी जैसे कि वो तो खुद अपने आप में एक नई एंटिटी है या उसका ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस अगर नहीं है, पहले से भी कोई दूसरे इन सेक्टर के लिए भी काम कर रहा, पहले से काम कर रहा है, तो उस केस में पेरेंट कंपनी का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है उसकी स्ट्रेंथ पे रेटिंग एजेंसीज उस कंपनी को समझते हैं कि आप भी इसी ग्रुप की कंपनी हो और आपको जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, जो भी टेक्निकल सपोर्ट होगा, वो आपकी पेरेंट कंपनी ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब रेट जो एसपीवी के अंदर मैनेजमेंट होता है दैट इज ऑल्सो डेलीगेटेड बाय द पेरेंट कंपनी ओनली। द ईपीसी वर्क इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इन 99% ऑफ द केसेस इज बीइंग डन बाय द पेरेंट कंपनी ओनली। तो अल्टीमेट एग्जीक्यूशन जो करता हो तो करता पेरेंट कंपनी है। डेट और बुक कीपिंग अलग होती है उस पर्टिकुलर कंपनी की। तो उस केस में बैंकर्स सीख करते हैं स्पॉन्सर का सपोर्ट, स्पॉन्सर की अंडरटेकिंग और स्पॉन्सर की गारंटी। मतलब अगर कुछ उसकी डेट को कहीं पे इशू आता है, कोई डिफॉल्ट आता है, तो डिले डिफॉल्ट को पूरा करेगा पेरेंट कंपनी। तो इसकी वजह से पेरेंट कंपनी के स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हुए जो एसपीवी है उसकी रेटिंग कुछ अच्छी आ जाती है। दिस इज टाइप ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी, राइट सर? समटाइम इट इज कॉर्पोरेट गारंटी, समटाइम इट इज जस्ट एन अंडरटेकिंग, जहाँ पे कि मतलब क्या होता है आज के पहले सारा कॉर्पोरेट गारंटी ही हुआ करता था। राइट। लेकिन इन रिसेंट टाइम्स जो स्पॉन्सर कंपनी जो कॉर्पोरेट गारंटी देने से थोड़ा हिचकिचाती हैं, जो हमने लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर ट्रांजेक्शन किया, तो वहां पे हम एक स्पॉन्सर अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, स्पॉन्सर अंडरटेकिंग हम प्रोवाइड करते हैं। इवन एनएचआई के भी जो हैम प्रोजेक्ट्स के कंसेशन एग्रीमेंट होते हैं उसमें भी ये लिखा होता है कि अल्टीमेटली स्पॉन्सर को ही जो एलओए जब इशू होता है, जो बिडिंग करता हो तो स्पॉन्सर ही करता है। स्पॉन्सर ही बोलता है कि मैं ये रोड बनाऊंगा, हाँ इस रोड की बुक कीपिंग के लिए, इस रोड की अकाउंट्स करने के लिए मैं अलग से कंपनी बना दूंगा ताकि हिसाब किताब साफ रहे, बट काम तो अल्टीमेटली स्पॉन्सर नहीं करना है। तो इवन एनएचआई रिक्वायर्स सम स्पॉन्सर अंडरटेकिंग। तो उस केस में जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट गारंटी आए, बट ऑफ कोर्स बैंकर्स ऑलवेज प्रेफर अ कॉर्पोरेट गारंटी। Sometimes it happens कि corporate is ready to give its guarantee, sometimes they are not. In that case, sponsor undertaking is sufficient. Thank you. So ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार को देखना होता है। नेक्स्ट है कंपनी के हिस्ट्री को समझना होता है कि अब तक जो कंपनी ने काम किया है वो जो हमारा करंट वर्क ऑर्डर बुक है उसके सामने कैसा उसने काम किया है ओवर द पीरियड। छोटे छोटे जैसे आप देखेंगे कोई भी कंपनी 10 साल पहले बहुत छोटे प्रोजेक्ट करती होगी, 5 साल पहले कुछ मिड स्केल के प्रोजेक्ट्स आए होंगे, देन तो जो भी उसने काम किया उनका ओवर द पीरियड वैल्यू कैसे इंक्रीज हुआ है ये पता चल जाता है। उस पर्टिकुलर लेन किलोमीटर हम देखते हैं रोड प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी रोड आज के टाइम पे जब हाईवे बन रहा है तो 4 लेन तो एटलीस्ट बनता ही बनता है। अब लेट्स से रोड की लेंथ है 15 किलोमीटर की टोटल एक जगह से दूसरे जगह जाने की, और 4 लेन का है टोटल, तो 15 into 4 दैट इज 60 लेन किलोमीटर्स कंस्ट्रक्ट करना है। अब 15 किलोमीटर की कोई दूसरी रोड है जिसकी 6 लेन है तो उसको इफेक्टिवली 90 लेन किलोमीटर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो दोनों का जो लेंथ है ओवरऑल 15 किलोमीटर रहा, 15 किलोमीटर से रहा, लेकिन लेन किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। ऑफ कोर्स दोनों का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फिर उसी हिसाब से, जो ज्यादा लेन होंगे तो पर किलोमीटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई आएगी, बट पर लेन किलोमीटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और सिमिलर होना चाहिए। मतलब तो रेदर देन कंसीडरिंग कि कितना लंबा रोड था, हमको लेन किलोमीटर कंसीडर करना चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को समझने के लिए। फिर उस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू थी, कब उसका स्टार्ट हुआ या अपॉइंटेड डेट कब था, अथॉरिटी के हिसाब से शेड्यूल्ड कंप्लीशन डेट क्या था, और एक्चुअल कब कंप्लीट हुआ। तो हमको ये पता चलता है कि अथॉरिटी ने लेट से कोई काम 2 साल के लिए दिया, कंपनी ने 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया, तो कई जगह उनको अर्ली कंप्लीशन बोनस भी मिलता है। इससे पता चलता है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कंपनी के पास काफी अच्छी है, दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड दे आर मोर देन कैपेबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। इफ देयर इज डिले इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि 2 प्रोजेक्ट टाइम पे चल रहे हैं, एक कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो वो प्रोजेक्ट में डिले क्यों है ये समझना चाहिए। कई जगह ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डेवलपर की ही गलती की वजह से प्रोजेक्ट डिले होता हो। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे कि अथॉरिटी के पार्ट पे कोई अप्रूवल आने में डिले हो गई हो, कहीं एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई स्ट्रक्चर डिसाइड ना हो पा रहा हो, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है। कई जगह देखा जाता है कि इलेक्शंस आ गए, मान के चलिए मतलब 2 साल पहले रोड आया, लेकिन उस समय
इलेक्शंस का एस्टिमेट था नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उस समय किसी रीजन से इलेक्शंस हो गए। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस चल रहे थे तो वहाँ के सारे रोड प्रोजेक्ट्स पे काम बहुत हद तक अटक गया था। वो सारा क्या सिचुएशन होता है, सोशल कंडीशंस क्या होती हैं वो आपको पता है। तो दीज आर द कंडीशंस। कई जगह उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई इशू हो सकता है, साइट का कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो ये अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोई जस्टिफाइबल रीजन है तो हमको समझना चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ ये कंपनी के वर्किंग में ही कोई इशू है जिसकी वजह से अधिकतर प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं। जैसे लास्ट मंथ आई मेट अ डेवलपर जिनका हमारा वर्किंग कैपिटल का प्रपोजल करना था, और ओवरऑल सब कुछ अच्छा लग रहा था, काफी बढ़िया, वो मार्जिन भी देने को रेडी थे, हमारी फीस भी अच्छी थी। बट वंस आई वेंट थ्रू देयर ऑर्डर बुक तो वहां पे मेरे को दिखा कि जो भी इनका करंट ऑर्डर बुक है वो सारा ऑर्डर बुक अभी आधा से ज्यादा डिले ही चल रहा है। मतलब जो काम 2 साल होने कंप्लीट होने को है, 2 साल लगभग टाइम पीरियड आ गया है, लेकिन अभी तक उस पर 50%, किसी पे 30% काम हो रखा है। तो इसका मतलब कंपनी की वर्किंग में कहीं ना कहीं कोई इशू है। तो पास्ट का और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में भी ये सारी चीजें हमको देखना चाहिए कि ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या वैल्यू है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, जो अनकम्प्लीटेड मतलब बैलेंस वर्क है वो कब तक कंप्लीशन का हम टारगेट रखते हैं, और शेड्यूल कंप्लीशन क्या था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्किंग में ही कंपनी की कोई इशू है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे आगे चल के कि किस तरीके के कंपनी काम करती है और क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पे ये सारे असेसमेंट का जरूरत पड़ेगा हमको। अब कोई भी कंपनी अब तक जो काम करते आ रही है उसी के हिसाब से हम उसका प्रोजेक्शंस भी करते हैं एक आगे का। पहले हम ये देखते हैं कि पिछले 4-5 साल के अंदर, नॉर्मली ये डाटा हमको 5 साल का लेना चाहिए, कि ईयर वाइज हर साल में उसने कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बिड किए, जिसमें से कितने उसको अवार्ड हुए, टोटल वैल्यू क्या थी जितनी बिडिंग उसने की, और क्या परसेंटेज उसको प्रोजेक्ट अल्टीमेटली अवार्ड हुए। तो इससे हमको एक ट्रेंड दिखता है कि हाँ नॉर्मली ये 20% या 30% या 40% के आसपास प्रोजेक्ट जीतता है। तो आगे भी क्या एक तरीके का प्रोजेक्ट इसको मिलने की एक्सपेक्टेशन है, जिसके बेसिस पे हम नेक्स्ट 2-3 इयर्स का प्रोजेक्शंस जस्टिफाई करते हैं अपना, कि हमको इतना रेवेन्यू आ सकता है या हमारी इतने नए प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ में आएंगे जिसके लिए कि हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो दिस बिडिंग डिटेल फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल एनालिसिस। अब एक करंट बैंकिंग एक्सपोजर समझना चाहिए, जो कि अपन हर केस में समझते हैं। ये चीज उनसे आप वर्बली कंफर्म कर लिया करें जरूर कि हाँ कोई डिले डिफॉल्ट तो नहीं है, सिविल क्रेडिट में कोई रिपोर्टिंग तो नहीं है, अगर कोई रिपोर्टिंग है तो उसका क्या रीजन था, कोई शॉर्ट टर्म रीजन था या कोई ऐसा है जो कि रीजन कोई ऐसा जो परसिस्ट करती है, कहीं कंपनी के कैश फ्लो में तो कोई इशू नहीं है। ये सारी चीजें इससे पता चलती हैं। तो इससे क्रेडिट वर्दिनेस कंपनी की एक तरीके से समझ में आती है। अब एक समझना चाहिए कि करंट प्रपोजल आप जिस मिलने गए हैं तो किस तरीके का प्रपोजल कंपनी आपको दे रही है, वेदर इट इज रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल और वेदर इट इज फॉर अ हैम प्रोजेक्ट। अगर वर्किंग कैपिटल में नॉर्मली इन कंपनीज को बैंक गारंटी मेजरली चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ एलसी भी चाहिए होता है अपने स्टॉक की प्रोक्योरमेंट के लिए, और थोड़ा बहुत अमाउंट आप देखेंगे कि रोड प्रोजेक्ट्स की अधिकतर कंपनियों का बैंक गारंटी ही 90% रिक्वायरमेंट होती है, 5 से 10% की रिक्वायरमेंट सीसी की होती है। सीसी यूजेज ज्यादा नहीं है, फंड बेस्ड फैसिलिटीज रोड सेक्टर्स में आज के टाइम पे ज्यादा नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हर महीने बिलिंग होती है एनएचआई को या मॉर्थ को, और एनएचआई अगले 10 से 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट कर देता है। तो अल्टीमेटली जो आपका कैश प्रोजेक्ट में अटका हुआ है वो 1 महीने की वर्किंग साइकिल के आसपास से 1.5 महीने की वर्किंग साइकिल के आसपास हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हैम प्रोजेक्ट के लिए आप जा रहे हैं तो हैम प्रोजेक्ट में जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो टर्म लोन की होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 40% एनएचआई पे कर देता है, बैलेंस 60% में 3:1 या उससे कुछ हायर रेशियो पे डेट इक्विटी अरेंज करना होता है। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि हम जहां मिल रहे हैं उसको हैम प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए या नॉर्मल ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो उसके हैं उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। We have to have a very good clarity on this topic. अब इसी के हिसाब से आगे असेसमेंट अपना होता है कि अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो उसका आज के टाइम पे टोटल बैंकिंग एक्सपोजर क्या है। हमारे पास यदि अधिकतर जो मैंडेट्स आते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए आते हैं,
और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंसोर्शियम ज्यादा समझ में आता है, उनको मल्टीपल बैंकिंग उतना समझ में नहीं आता। इवन आईबीए का भी कोई सर्कुलर है जिसके अंदर उन्होंने रेकमेंड किया है कि 250 करोड़ से प्लस के जो एक्सपोजर्स हैं उनको कंसोर्शियम में ही रखा जाए। तो दो इट इज नॉट अ मैंडेटरी, कई कंपनीज आपसे बोलेंगी मैंडेटरी तो नहीं है, रिकमेंडेटरी है, लेकिन बैंकर्स को क्या है कि एक बार को रिकमेंडेशन आ गया तो उसी को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। और कंसोर्शियम में फायदा क्या होता है, आपस में सारे बैंक्स का कम्युनिकेशन रेगुलर टाइम पे होता रहता है, मीटिंग होती रहती है, जिसकी वजह से वो लोग अपडेटेड होते हैं। तो इफ वी आर गेटिंग अ मैंडेट फॉर कंसोर्शियम प्रपोजल, देन इट इज मोर कन्वीनियंट देन मल्टीपल बैंकिंग। पवन, इसमें ना एक छोटा सा मेरा क्वेरी था, मैं बोल रही थी इसमें ना काफी सारी ईपीसी कंपनीज हम लोगों ने देखी है जहाँ 750-800 करोड़ रुपए का भी एक्सपोजर है, बट दे वांट टू कीप इट एज मल्टीपल बैंकिंग ओनली। दे से कि नहीं भैया हमें कंसोर्शियम करना ही नहीं है। राइट। सो हाउ डू यू फिल्टर आउट देयर? ठीक, क्या होता है, अगर पीएसयू बैंक्स का आप देखेंगे, ऐसी कंपनीज में अगर पीएसयू बैंक्स का एक्सपोजर ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक्सपोजर ज्यादा है, तो कंसोर्शियम में ही होता है। लेकिन कुछ बढ़िया नाम है जैसे गावड़ है आज के टाइम पे, अभी भी दे आर वर्किंग ऑन, क्योंकि प्राइवेट बैंकर्स का जो है ना, मतलब वर्किंग मेथड में अंतर है प्राइवेट बैंक के और पब्लिक बैंक्स के। प्राइवेट बैंकर्स अपनी सिक्योरिटी खुद रखते हैं, वो कई बार जो बीजी देते हैं वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी डिफाइन कर लेते हैं कि इसी प्रोजेक्ट के लिए हम बीजी देंगे, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं देंगे, फिर वो प्रोजेक्ट का असेसमेंट कर लेते हैं, उसका कैश फ्लो लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपनी लायबिलिटीज को, अपने ऑब्लिगेशंस को भी रिंग फेंस कर लेते हैं और अपनी सिक्योरिटी भी बढ़िया आइडेंटिफाई करके लेते हैं, एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी लेते हैं। ये प्राइवेट बैंकर्स का है कि उनका खुद का असेसमेंट बाकी बैंकों के असेसमेंट से ज्यादा मतलब नहीं रखते। तो ये सिनेरियो देखने में आता है। हम मना तो नहीं करते ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए, ऑफ कोर्स हम मल्टीपल बैंकिंग में ट्राई करते हैं, बट इट बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस कि अगर 250 से ज्यादा का एक्सपोजर है, स्पेशली अगर 400-500 क्रॉस कर गया है, उस केस में भी मल्टीपल बैंकिंग में लेके जाना, दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो वो उसमें अल्टीमेटली गावर किया था आपने, तो गावर के केस में व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस बिकॉज ऑफ मल्टीपल बैंकिंग? आई एम श्योर यू नो वहां पे भी काफी इश्यूज आए होंगे आपके। गावड़ में हमारा जो वर्किंग कैपिटल का मैंडेट इसीलिए हमारा ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि दे वांटेड टू कंटिन्यू इनटू मल्टीपल बैंकिंग ओनली। यूनियन बैंक पिछले 3-4 साल से उनको कंसोर्शियम के लिए हर सैंक्शन लेटर में कंडीशन डाल के देता है, बट कंपनी की रेटिंग अच्छी है, वर्किंग अच्छा है, तो बैंक भी उनको चला रहा है, यहाँ ठीक है, अच्छा क्लाइंट है, इसको चलने दीजिए। बट अधिकतर बैंक्स देखेंगे, सरकारी बैंक उसको इनहेंसमेंट देने में बहुत हिचकिचा रहे हैं या वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं। बैंक्स आर मोर देन हैप्पी टू फंड देयर हैम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हैम फिर सिक्योरिटी का टाइम टू टाइम, वो तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंडिंग हो गई, फंड बेस्ड फंडिंग हो गई, वो दे देते हैं। वर्किंग कैपिटल फिर उस केस में वो नॉर्मली पीएसयू बैंक्स गावड़ को अभी भी बहुत कम देते हैं। अगर आप उनका डेट प्रोफाइल देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ देयर एक्सपोजर इज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। दिस इज वन चैलेंज दैट वी हैव टू फेस। सॉरी, क्लाइंट साइड से हम क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? बिकॉज यू नो समबडी हु हैज बीन वर्किंग ऑन मल्टीपल, he says कि मेरे को कंसोर्शियम करना ही नहीं है, तो in that cases how can we convince a client on those basis कि नहीं भैया अभी कंसोर्शियम में जाना है, या we leave it to the bankers to decide about कि बैंकर ही अपने आप कॉल लेगा उसमें? See, we of course have to try first with the client itself कि हम आपको कंसोर्शियम में क्या बेनिफिट होगा। कंसोर्शियम में जाने से उनको जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लिमिटेशन अल्टीमेटली एक रीच हो जाती है उनकी भी कि कितना तक का प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सपोजर ले सकता है। जैसे एचडीएफसी भी कहीं ना कहीं एक लिमिट तक आ चुका है गावड़ में, आईसीआईसी एक्सिस भी एक लिमिट तक आ चुका है कि हाँ कितना ज्यादा एक्सपोजर, 1000 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपोजर लेगा क्या नॉन फंड बेस में। आज के टाइम पे आईसीआईसी बैंक आप देखेंगे अधिकतर नॉन फंड बेस्ड लिमिट से विड्रॉ कर रहा है खुद को, नई नॉन फंड बेस्ड लिमिट आईसीआईसी देने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं। जितने भी पुराने रोड सेक्टर्स के लोगों को पैसा दे रखा है सबका मार्जिन इंक्रीज किया आईसीआईसी बैंक ने ओवर लास्ट 1 ईयर। तो इनको फायदा हम ये बता सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जाने के नॉर्मल फायदे क्या हैं। इनको कल को जो भी ग्रोथ होगा उसमें बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। बीजी वगैरह की इशुएंस अधिकतर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ब्रांच से हो जाती है। तो ये हमको कंसोर्शियम मल्टीपल का अलग से देखा जाए तो कंपनी के लिए तो ऑफ कोर्स मल्टीपल बैंकिंग इज बेटर देन कंसोर्शियम। कंपनी के पर्सनली लेवल पे कि उसको अलग अलग बैंक अलग अलग डील करना होता है, लेकिन हमको ये समझाना होगा कि यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ओवरऑल क्या फायदा है, यही अपने पास पॉइंट है। ओके।
तो वर्किंग कैपिटल में जब प्रपोजल अपना होता है, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे बीजी का असेसमेंट एक कंपनी समझना होता है, एलसी का असेसमेंट समझना होता है। तो बीजी एलसी के असेसमेंट में देखिए क्या होता है, बीजी इन कंपनियों को दो तरीके की रिक्वायर्ड होती है, एक परफॉर्मेंस बीजी, एक मतलब फाइनेंशियल बीजी। तो परफॉर्मेंस बीजी जो भी इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका 3% के आसपास चाहिए होता है, फाइनेंशियल बीजी लगभग 10-11% के आसपास चाहिए होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, ये उनसे हम समझते हैं, हर कंपनी का एक अपना असेसमेंट होता है, उनको गोइंग फोर्थ क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीजें एक बार को आप उनसे मांग लीजिए। उसका डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ कोर्स एक बार एग्जीक्यूशन टीम करेगी, बट बीडी पर्सपेक्टिव से आप जरूर उनसे एक बार मांग के लाइए कि आप अपना असेसमेंट शेयर कीजिए। आपका करंट मान के चलिए उनका 700 करोड़ का लिमिट है, वो बोल रहा है कि हमको 700 से 900 करोड़ तक की इनहेंसमेंट करा के दीजिए, तो ये 200 करोड़ रुपए का जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है, ये 2 साल में आपका काम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जो कि अभी हम देख रहे थे पीछे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं या बिडिंग का क्या डिटेल है, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके असेसमेंट एक तरीके से समझी जाती है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए कहाँ कहाँ उसने बीजी ऑलरेडी इशू कर रखा है, कितने ऐसे उसके हाथ में प्रोजेक्ट्स है जहां अभी भी बीजी इशू होने बाकी हैं, अगले साल भर के अंदर कितनी बीजी रिटर्न आ जाएंगी, और अगले साल 2 साल के अंदर वो क्या बिडिंग करने वाला है जिसमें एडिशनल बीजी की इसको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ये चीजें असेस करके कंपनी अपने पास से भी कुछ फॉर्मेट प्रोवाइड करती है, तो उससे अपना बीजी और एलसी का असेसमेंट बन जाता है। इसके अलावा हमको सीएमए डाटा उनसे मांगना चाहिए एक बार, उनका क्या प्रोजेक्शंस हैं, या अगर कोई सीएमए डाटा बना हुआ है तो क्या बना हुआ है। आप ये बेसिक चीजें लेके आते हैं तो हमारे असेसमेंट में, एग्जीक्यूशन साइड में काफी हमको उससे हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ये चीजें हमको चाहिए ही होती हैं अल्टीमेटली अपना टीजर तैयार करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक्स फॉर द वर्किंग कैपिटल, जहाँ की आपको सबसे ज्यादा ये समझना जरूरी होता है कि क्या अब तक कंपनी ने काम किया और काम में कोई डिले तो नहीं है, आगे क्या बिडिंग करने वाला है, 3 जो मेन पॉइंट्स हैं। क्योंकि उसको अगर काम में डिले है तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इन्वोक होने का चांस रहता है। तो कोई भी बैंक जहां कंपनी के वर्क्स डिले चल रहे हैं, जो हमने अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर बात किया, इफ देयर इज अ जो कि स्टेबल से अपरेंट होता है आपको कि प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, तो कोई भी बैंक उस प्रोजेक्ट के लिए बैंक गारंटी इशू करने में हिचकिचाएगा। क्योंकि परफॉर्मेंस गारंटी अगर बैंक इशू करता है और प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कंपनी नहीं कर पाती है, तो अथॉरिटी उस परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को इन्वोक कर सकता है। बैंक के पास सिक्योरिटी क्या रहती है, 10, 20, 30, 40% के आसपास जो भी कोलेटरल है वो रहता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द बैंक्स लायबिलिटी। तो बैंक को डे 1 को दिखना चालू हो जाता है कि भाई यहाँ तो रिस्क है, यहाँ पे फंडिंग या बैंक गारंटी इशू करने में रिस्क है। बैंक वैसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग नॉर्मली नहीं करता, जहाँ पे कि आपको अधिकतर प्रोजेक्ट्स में, हाँ अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में डिले आ रहा तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो बैंक्स उसको ऑफकोर्स कंसिडर करता है। और फ्यूचर की बिडिंग का भी यही यूज होता है कि फ्यूचर की बिडिंग के लिए क्या बैंक गारंटी की या एलसी की रिक्वायरमेंट है, इससे अपना वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट हम तैयार करते हैं। तो ये चीजें आपको एक बार को जरूर कंपनी से समझना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू दूसरा जो टाइप का प्रपोजल हो सकता है हैम का। हैम के अंदर हमको ये समझना चाहिए कि हैम कैसे डिनोट होते हैं, कैसे उनकी टर्मिनोलॉजी होती है। हैम के अंदर नॉर्मली टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आजकल जो भी रोड्स बन रहे हैं ना, रोड तो काफी लंबा लंबा होता है, उतना लंबा रोड किसी एक डेवलपर को एक बार में मिलता नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है एक रोड को बनाने में। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, दिल्ली से अमृतसर होते हुए जम्मू कश्मीर कटरा तक का रोड बनना है। अब इस पूरे रोड को बनाने में मेरा जो अनुमान है लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा। अब 10,000 करोड़ का काम एक कंपनी तो कोई लिख कर नहीं सकती, इतना बड़ा काम एक किसी कंपनी को दिया नहीं जा सकता। तो क्या करते हैं, इस पूरे रोड को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देते हैं। उन सेगमेंट्स को पैकेजेस कहा जाता है। तो जब हम हैम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं तो उनसे ये चीज समझना चाहिए कि आज के टाइम पे जो मेजर रोड्स बन रहे हैं उसमें से कौन से रोड का कौन सा पैकेज है। ये आपको रोड को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लोकेशन समझने में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की टोपोग्राफी, जियोग्राफिकल लोकेशन, ये सारी चीजें समझने में हमको उससे काफी बेनिफिट मिलता है। तो इस पूरे रोड को कहा जाता है दिल्ली अमृतसर कटरा। इसकी कई सारे पैकेज, जैसे दिल्ली से यहाँ नीचे से ये चालू हो रहा है, दिस इज पैकेज 1, दिस इज पैकेज 2, ऐसे करके इसका सारा नोमेनक्लेचर होता है। ये चीजें आप एक बार को जब कोई हैम डिस्कस करो तो जरूर उनसे डिस्कस करें।
फिर समझें कि क्या उस हैम प्रोजेक्ट के लिए L1 डिक्लेयर हो चुका है कंपनी। कई बार कंपनी आपको बुला लेती है डिस्कस करने के लिए, बोलते हैं हमको ये हैम प्रोजेक्ट मिल सकता है, वो मिल सकता है। मिल सकता है नहीं, हैम का हम वही प्रोजेक्ट लेके चलते हैं जहां उसको L1 डिक्लेयर हो चुका है। L1 डिक्लेयर होने के 30 डेज के अंदर नॉर्मली LOA रिसीव हो जाता है, लेटर ऑफ अवार्ड आ जाता है। अगर LOA आ चुका है तो हमको LOA की कॉपी ले लेनी चाहिए। LOA रिसीव होने के बाद 45 डेज के अंदर कंसेशन एग्रीमेंट साइन होना होता है। नॉर्मली कई बार इसमें डिले भी हो जाता है, तो डिले इज ओके, बट एटलीस्ट LOA हमारे हाथ में आ जाता है तो बैंकर्स को दिखाने में एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट इस कंपनी का अवार्ड हो चुका है, दैट इज द डॉक्यूमेंट, उसको बैंकर्स कंसिडर कर लेते हैं। LOA के अंदर बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट और O&M मेंशन्ड होता है, जो कि नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो ये LOA जब आपको मिलता है तो आप ये जरूर उसमें स्टडी करें कि इस पर्टिकुलर रोड का बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। आप देखेंगे जो नॉर्मल फंडिंग कंपनी मांगती है वो BPC बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट के 40 से 50% के आसपास की फंडिंग चाहिए होती है उनको, जो टर्म लोन की प्रपोज टर्म लोन होती है। अगर इससे ज्यादा का टर्म लोन वो मांग रहा 50% से भी ज्यादा, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग में गैप है कंपनी के या हमारे, मतलब एक बार को डिटेल में समझना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक फ्यू टर्म्स जो कि हमको पहली मीटिंग ड्यूरेशन में ही समझना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। LOA आ गया कि नहीं आया, कंसेशन कब तक साइन हो जाएगा, BPC क्या है, O&M फर्स्ट ईयर का क्या है, और कितना टर्म लोन आप चाहते हैं। अगला चीज हमको डिस्कस करना चाहिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। इट विल बी समवेयर नियर BPC। सी BPC वो अमाउंट होता है जो कि NHAI कंपनी को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए देता है, मतलब कंपनी की रेवेन्यू साइड को दर्शाता है BPC, और कंपनी का अपना जो एक्सपेंस है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का अराउंड 85%, मतलब इट विल कैन बी 82 to 90, एनीथिंग इन बिटवीन, उतना परसेंट EPC कॉस्ट होता है हैम प्रोजेक्ट्स में, जो मेजर कॉस्ट होता है। EPC इज दैट अल्टीमेटली हैम में होता है क्या, NHAI एक पर्टिकुलर SPV को काम देती है, वो SPV आगे EPC कॉन्ट्रैक्टर को, जो उसका स्पॉन्सर होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्पॉन्सर को EPC कॉन्ट्रैक्ट पास ऑन करता है और EPC काम करा के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। 3:1 का डेट इक्विटी रेशियो प्रेफरेबल है, बट इन मैनी केसेस इट कैन गो अ बिट अबव 3:1, मतलब ये कई जगह 3.1:1, 3.2:1 तक भी हमने केसेस किए हुए हैं। अगर कोई प्रमोटर आज के टाइम पे कुछ लोग मांगने लगे हैं 4:1 का रेशियो चाहिए, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम उनको भी एक बार को मना नहीं करते, हम एक बार को समझते हैं कि क्या कंपनी कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे कि अगर AA या AAA रेटिंग कैटेगरी की कंपनी है तो उस केस में 4:1 भी हम उनको अवेल करा सकते हैं। BBB या A के केस में 4:1 होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट मीटिंग विद द कंपनी एंड प्रमोटर्स, कि क्या प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए, ये बेसिक टर्म्स हैं। अवन एक बार वो एक्सप्लेन कर दो कि जो बैंक फंडिंग करेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे करेगा, बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट पे करेगा। ओके, सो एक बार हैम प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में रिव्यू भी कर लेते हैं। आई थिंक लगभग 1 साल पहले मैंने एक हैम की ही डिटेल स्टडी, डिटेल क्लास हमने एक डिस्कस किया था। मैं उस PPT को चालू कर लेता हूँ। देखिए, एक बार हैम के मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं दोबारा से, फिर कॉस्ट साइड में आ जाएंगे। हैम में अथॉरिटी किसी डेवलपर को कॉन्ट्रैक्ट देता है जो स्पॉन्सर कंपनी होती है। जैसे कि अगर GR इंफ्रा ने किसी हैम के लिए बिडिंग की तो GR इंफ्रा मेन कंपनी को, GR इंफ्रा लिमिटेड को हैम प्रोजेक्ट का LOA आता है। उस LOA में लिखा होता है कि आप एक नई SPV बनाएंगे इस पर्टिकुलर हैम को एग्जीक्यूट करने के लिए। उस LOA आने के बाद से GR इंफ्रा एक नई SPV इनकॉर्पोरेट करता है। अब उस दिन के बाद से सारा जो रिलेशनशिप होगा वो SPV और अथॉरिटी के बीच का रहता है। अथॉरिटी जो भी बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट, GR इंफ्रा ने कुछ बिडिंग किया होगा कि इतने रुपए में आपसे लूंगा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट, BPC।
बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेमेंट अथॉरिटी एसपीवी को करती है। तो बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% कंस्ट्रक्शन पीरियड के ड्यूरेशन में अथॉरिटी एसपीवी को फंडिंग कर देता है। बाकी का एसपीवी को अपने पास से फंडिंग अरेंज करनी होती है। तो हम एक बार आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंस के टेबल पे। इस केस में बीपीसी कुछ 950 CR के आसपास का था, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिख रहा है। और कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि हम इसको 984 करोड़ रुपीस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर 920 का उन्होंने ईपीसी किया था, बाकी फाइनेंसिंग, प्री ऑपरेटिंग इंटरेस्ट वगैरह का इनकॉर्पोरेट किया था। हम पहले ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड का सारा इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट में कंसिडर करते हैं, प्लस ऑपरेशन के बाद अगले 6 महीने का इंटरेस्ट भी हम कॉस्ट के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि जो एन्युटी की पेमेंट अथॉरिटी से आनी चालू होती है वो सीओडी से 6 महीने बाद से पेमेंट आनी चालू होती है। तो पहले 6 महीने तक अल्टीमेटली एसपीवी के पास कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं होता जिससे कि वो इंटरेस्ट को पे कर पाए। सो उस कैश फ्लो को मैच करने के लिए हम उस कैश फ्लो को भी कॉस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब इसका बीपीसी कुछ भी हो सकता है, 950 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ये पेमेंट आ रहा है सर, इसका बीपीसी 1119 करोड़ था, यहाँ भी लिखा हुआ है 1119 करोड़ रुपए इसका बीपीसी था, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 984 करोड़ रुपीज हमने उसमें एस्टिमेट किया था। अब 1119 करोड़ रुपए का 40% एनएचआई कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे कर देगा मीन्स ऑफ फाइनेंस साइड में। 1119 का 40% 447.60% एनएचआई ने पे कर दिया। बैलेंस पार्ट को टर्म लोन और प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन से फंड करना होता है। तो इस केस में हमने टर्म लोन 409 करोड़ का प्रपोज किया था और बैलेंस जो भी रह गया 128.15 दैट वाज मेट फ्रॉम द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सो जो बैंक फंडिंग करता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे करता है, ना कि बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट पे करता है। ये हमको ध्यान रखना होगा। बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं 1119 करोड़ रुपए है, लेकिन हमारे फाइनेंशियल मॉडल के लिए बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट नहीं बनता है। वो हमारी रेवेन्यू साइड में एन्युटी डिसाइड करने के लिए या एनएचआई का पोर्शन डिसाइड करने के लिए सिर्फ यूज होता है। तो हमको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। नॉर्मली लोग कई बार मतलब मुझे 5-6 मंथ्स में एटलीस्ट 4-5 अलग अलग बैंकर्स के कई बार ब्रांच हेड ऑफिस से उनके लोगों का कॉल आता है कि बीपीसी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि हर जगह कॉस्ट हम यूज रखा है। बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर भी कॉस्ट है, एक कंप्लीशन कॉस्ट होता है, बिड प्राइस होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। नीतू है सो इसमें बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो मतलब सेम ही फिक्स्ड ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कि L1 बिडर का कॉस्ट लेस है एस्टिमेटेड, बट बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट सेम ही होगा जिसका 40% पे करता है एनएचए। हमको तो सबसे पहले जब आपने एक बात की L1 बिडर, हमारे पास काम ही आता है L1 बिडर का। करेक्ट। हमको L2 L3 L4 से उनकी कॉस्टिंग क्या थी, उन्होंने क्या बिड करा, उससे मतलब नहीं होता है। अपने फाइनेंशियल साइड से L2 L3 L4 से कोई मतलब ही नहीं होता है। सबसे पहले तो L1 जो L1 होता है वही कंपनी को हैम प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, उसी को LOA अलॉट होता है, राइट। LOA उसी को मिलता है। नहीं वो ठीक है, मैं कह रही हूँ कि बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इसमें 1000 CR 1119 है एंड एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कम है, बट स्टिल एनएचआई इज पेइंग 40% ऑन बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो एनएचआई ने एस्टिमेट करा था। हाँ। तो ये मतलब जो ये अमाउंट है 1119 का ये फिक्स्ड ही रहेगा, ये जो और भी 40% पेमेंट। जब हम LOA लेते हैं कंपनी से, मैंने आपको एक बात कही कि कंपनी से आप LOA मांगिए और कंपनी से बीपीसी पूछिए। जब कोई भी कंपनी L1 डिक्लेयर होती है, उसको LOA अलॉट होता है, तो बीपीसी उस समय फिक्स हो जाता है। बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट फिक्स हो चुका है और इस जो भी बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट फिक्स हुआ है उसका 40% एनएचआई पे करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इट कैन बी हायर, इट कैन बी लोअर, इट कैन बी एनीथिंग। दिस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल में हम दिखा रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनएचआई के पार्ट से पेमेंट फिक्स्ड है कि बीपीसी का 40% एनएचआई पे करेगा। बेसिकली जो उनकी एस्टिमेशन है। हाँ मैडम, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, मैम, टू बी ऑन अ वेरी सिंपल साइड, जो बीपीसी है इज द
cost bidded by the L1 to get that particular project. Okay, and the TPC, which is total project cost. Total project cost is the amount which is being funded by the lenders and the equity contribution by the through the equity contribution by the sponsor company. अब मैडम देखिए, बेसिक रीजन क्या है कि कमाई करनी है स्पॉन्सर को. स्पॉन्सर कमाई क्या करेगा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ईपीसी एंड टीपीसी एंड बीपीसी. बेसिकली वो उसका मार्जिन है, क्योंकि उसको जो अमाउंट मिलेगा एनएचएआई से वो मिलेगा बीपीसी, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट उसने बिड किया था फॉर 40% और फॉर रेस्ट ऑफ द 60% ऑल्सो. बट उसकी कॉस्टिंग क्या आई? उसकी कॉस्टिंग आई टीपीसी. सो बेसिकली वो उसका मार्जिन है. करेक्ट पवन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? प्लेन लैंग्वेज में आप एकदम सही हैं. हाँ, मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग दैट टेक्निकल एंड ऑल. अब देखिए क्या होगा, पहले आज से 3 महीने पहले तक आपकी बात एकदम सही थी कि होता क्या था कि बीपीसी से कम टोटल. देखिए अब उसको और भी आसान भाषा में कहें, एकदम लेमन में, बीपीसी कंपनी के लिए इनकम होता है और टीपीसी कंपनी का खर्चा होता है. ठीक है, बीपीसी कॉस्ट लिखा हुआ है लेकिन वो कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट एनएचआई का है, कंपनी के लिए वो इनकम है असल में. और कंपनी का जो खर्चा वो टीपीसी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है. तो जब खर्चा कंपनी कम करेगी, इनकम ज्यादा करेगी, तभी प्रॉफिट कमाएगी, जो सर ने बोला एकदम सही बात था बेसिक लैंग्वेज में. अब लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. अभी रिसेंट केसेस में कई जगह आप देखेंगे कि टीपीसी इज हायर देन बीपीसी एंड स्टिल द कंपनी इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट. तो इसीलिए इतना जनरल लैंग्वेज में कह देना कि टीपीसी विल बी लोअर एंड बीपीसी विल बी हायर इज नॉट राइट इन करंट सिनेरियो. करंट सिनेरियो में जहाँ पे कि बीपीसी डिस्काउंट पे आने लगा है, अब कुछ हैं प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पे बीपीसी बिकम्स लोअर एंड टीपीसी बिकम्स हायर, स्टिल द कंपनी इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द एन्युटी, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन एन्युटी. वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द ईपीसी कॉस्ट एज वेल, राइट? या ईपीसी कॉस्ट में भी मार्जिन होता है. इसके अलावा जो हमको बैंक को हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो एमसीएलआर प्लस समथिंग 50 पैसा 70 पैसा पे करते हैं. एनएचआई एमसीएलआर प्लस 1.25 पे करता है, तो वहां पे भी कुछ मार्जिन बच जाता है. नहीं तो फिर इस चीज पे पवन, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन हियर, तो इस चीज पे बिकॉज दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ इंटरेस्ट आर्बिट्रेशन, तो उस चीज पे लेंडर्स का कभी कोई कंटेंशन नहीं आया क्या? बिकॉज यू आर क्वाइट इन्वॉल्व इन द फंडिंग साइड. अब ये चीजें पिछले 2 महीने से चालू हुई हैं, इस तरीके के प्रपोजल अब हमने बैंकों में, जैसे कि एक अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रपोजल जो है, वी आर डूइंग वन ट्रांजैक्शन फॉर शालीमार कॉर्प, जहाँ पे कि बीपीसी इज 1039 crores and our estimated cost of project is 1104. It is 60 crores more than what the BPC is, but still we are able to show a DSCR of 1.2 and we are able to meet the cash flows requirement of the debt provider. तो in that case पवन, इसके अंदर एक बैंक वो भी देखता होगा ना कि बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट और आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में जैसे डिफरेंस आ रहा है, तो उनका ओवरऑल सपोज कि जो भी हायर है उसके हिसाब से कितना परसेंटेज दे विल डू मैक्सिमम. मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो दे विल डू लाइक कि कितना भी अमाउंट वो कर देंगे एज पर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट से टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो. सी अभी तक जो हम प्रपोज कर रहे हैं, जैसे केसेस में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बैंक की पॉलिसी नहीं है कि हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% करेंगे, 40% करेंगे, ऐसा किसी बैंक की पॉलिसी नहीं है. नहीं, बट सर लॉजिकली जो रेखा मैम बोल रहे हैं वो लॉजिकली तो ओके है ना, बिकॉज बैंकर कल को बोलेगा कि आपको तो सर बीपीसी का पैसा आना है, आप मेरे से फंडिंग टीपीसी की करा रहे हैं, व्हिच इज हायर देन द बीपीसी. सर बीपीसी देखिए, अब यही चीज जो आपने बोली कि हाँ वो बहुत एक्चुअली वो होगा केस में, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो राइट इट डिपेंड्स, राइट. वो क्या होता है कि तो डीएससीआर अल्टीमेटली डीएससीआर देखेगा बैंक की, डीएससीआर भी आना चाहिए और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का कितना परसेंटेज मैं कर रहा हूँ. यस, अल्टीमेटली डीएससीआर इज द कंफर्ट फॉर द बैंक. वो देखता क्या है, बीपीसी से एन्युटी तो फिक्स हो गई हमारी, और एन्युटी के ऊपर इन्फ्लेशन एक तरीके से 15 साल के अंदर 4% का इन्फ्लेशन मान के क्या बनती है मोटा मोटा ये देख लेते हैं एक बार को, तो उसे डीएससीआर कैलकुलेट. अगर डीएससीआर कंफर्टेबल है तो बैंक को फंडिंग करने में कोई मेजर इशू नहीं आता है. तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ हम टीपीसी का 30-40% देंगे, ये परसेंटेज वेरी करता रहता है. नॉर्मली इट इज एनीथिंग बिटवीन 40 to 45-48%, मतलब आप 40 से 48% तक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कोई भी रेंज के अंदर फिगर नॉर्मली ये बैठती है. इसमें देखिए हमने पुराना प्रोजेक्ट था, जब टीपीसी कॉस्ट आती थी तो हमने लिखा था 42 से 40% होती, लेकिन अभी हायर साइड पे भी जाने लगा है थोड़ा बहुत, जानते अगर हायर साइड पे है तो
तो वो डिपेंड करता है अल्टीमेट इज कि क्या सिस्टम में इतना कैश फ्लो है कि हम डेट की सर्विसिंग कर पा रहे हैं, क्या DSCR सफिशिएंट है, बैंक को कंफर्टेबल है कि नहीं। अभी क्या हो रहा है, ये मार्जिन पे लोग प्ले कर रहे हैं यहाँ पे रिसेंट, और इस तरीके का में भी जो आप मैम बोल रही हैं वो हर्डल हम फेस करेंगे जरूर, क्योंकि इस तरीके के प्राइमरी केसेस जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, मतलब क्या हुआ बिडिंग पिछले 1.5-2 महीने की है ये, तो उनका अब हम टीजर बना के बैंकों में जा रहे हैं, तो बैंक वाला ही पूछता है जरूर कि आप कैसे मतलब देने चाहिए कि कम कीमत पे भी आप उठा लिए हो और बता रहे हो कि ज्यादा पे बनाएंगे, तो फायदा कहाँ से आएगा। लेमन लैंग्वेज में एग्जैक्टली क्वेश्चन आती ही आती है, तो उनको डिटेल में जाकर हमको समझाना पड़ता है कि सर कैश फ्लो ऐसे आएगा, DSCR ऐसे आएगा, इंटरेस्ट का आर्बिट्राज है, कुछ हमको इन्फ्लेशन मिलता है तो कंप्लीशन कॉस्ट हायर साइड पे आ जाती है। मतलब आप देखेंगे कि 2 साल का जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके अंदर इन्फ्लेशन भी ऐड होता चलता है हमारी BPC के ऊपर, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो मल्टीपल इसके ऊपर हमको एड ऑन्स भी मिलते हैं, उन एड ऑन्स की वजह से हमारा DSCR बेटर रेशियो में आ जाता है कई बार। पवन, एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर सपोज कि BPC और TPC में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, अगर सपोज देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, तो कितना रिटर्न आ जाता है नॉर्मली, मतलब इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स में? IRR नॉर्मली 11% के आसपास हुआ करता था जब ये ऑलमोस्ट इक्वल फिगर्स पे थी, वो IRR का फिगर थोड़ा अब कम जाएगा। ओके, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन हो गया मार्केट। अब वो 9 से 10 के बीच में रह जाएगा जो मेरा एस्टिमेट है। मतलब अगर बैंक की रेट से भी IRR नीचे जा रहा है तो उस केस में आपने एकदम ये सही पॉइंट कहा कि IRR रेदर देन परसेंटेज, बैंक IRR को कंसिडर करता है कि अगर IRR बैंक रेट दे रहा है हमको 8% का, IRR हमारा 9-9.5 के आसपास है तो भी फंडिंग हो जाएगी, लेकिन बैंक के आसपास IRR आने लगता है तो फिर बैंक उसको फंडिंग करने में काफी हिचकिचाता है। क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो गया ना फिर तो मतलब इतना डिटेल में एक बार को हम अभी जो सेशन कर रहे हैं BD के पर्सपेक्टिव से, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? यस यस विजिबल है। ओके, तो जो अभी हम BD के पर्सपेक्टिव से मे बी आप लोग फर्स्ट डिस्कशन में इतना डिटेल में उनसे डिस्कस ना कर पाए कि IRR क्या है, रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बट एटलीस्ट ये समझना जरूरी होता है कि हाँ हमारा जो BPC कंपनी ने उठाया वो डिस्काउंट पे उठाया है या प्रीमियम पे उठाया है। जैसे क्या होता है, मैम जो पहले बोल रहे थे कि कम NHAI का एस्टिमेट है उसका 40%, थोड़ा सा उसको मैं फर्दर क्लियर करता हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए NHAI ने जो एस्टिमेट दी थी वो 1040 दी थी। NHAI ने अपनी ओर से जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया, जब टेंडर इशू किया, तो NHAI ने टेंडर में लिखा था कि NHAI के हिसाब से ये प्रोजेक्ट लगभग 1040 करोड़ रुपए में, 1040 करोड़ रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जितने भी बिडर्स थे, किसी बिडर ने इससे कम अमाउंट की बिडिंग नहीं की। सबसे कम बिडिंग इसी कंपनी ने की थी 1119 करोड़ की। मतलब सभी लोगों ने उस पर कुछ प्रीमियम जोड़ के बिडिंग किया था, तो लोएस्ट बिडर को प्रोजेक्ट मिल गया था। अब जो लोएस्ट बिडर का BPC डिसाइड हुआ उसका 40% मिलता है, NHAI के एस्टिमेटेड कॉस्ट का 40% नहीं मिलता है। क्लियर 40% क्लियर होता है, ये BPC का होता है, ना कि NHAI एस्टिमेट का। ओके ओके, यही मैं एक्चुअली पूछने की कोशिश कर रही थी कि कौन मतलब कैसे कैलकुलेट BPC होता है। BPC का सिंपल सा फैक्ट है, आप LOA लीजिए, LOA के अंदर BPC मेंशन होगा, आपको आंख मूंद के वो BPC उठा लेनी है, उसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। बेसिकली तुम्हें कितने पे अवार्ड हुआ है प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट, किस प्रोजेक्ट कॉस्ट पे तुमको प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है, बिड हुआ है? तो जब का ये PPT था 1 साल पहले का, उस समय तो लोग प्रीमियम पे ले रहे थे कि जैसे इस प्रोजेक्ट को NHAI ने 1040 बोला, लोएस्ट बिडर भी 1100 से ज्यादा का था। अब पिछले कुछ 1 महीने के अंदर जो बिडिंग है उसमें लोग इसको डिस्काउंट पे लेने लगे। अगर NHAI ने लेट से इसी प्रोजेक्ट को जो 1040 का था आज के टाइम पे उठाता है तो वो 950 में उठा लेता। तो आज की BPC लोअर आ गई है NHAI की कॉस्ट से, तो वहां पे बैंकर ऑफकोर्स सब क्वेश्चन करने लगा है कि NHAI खुद बोल रहा है 950 में बनेगा, मतलब 1040 में बनेगा, और आप कैसे बोल रहे हो कि 950 में बना दो। अब उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो क्या होता है, कॉस्ट के पीछे अब हम डिटेल में घुसते हैं कई बार कि कॉस्ट की क्या, जब हम टीवी स्टडी करते हैं ना, तो कॉस्ट की सारा डिटेल अप्रेजल एनालिसिस वहाँ पे काफी क्रिटिकल हो जाती है, जो कि टीवी पर्सपेक्टिव से, कि जो भी रोड बनाने के लिए डर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो मिट्टी चाहिए, जो कंकड़ पत्थर चाहिए, तो कहाँ पे क्रसिंग हो रही है, कहाँ से डर्ट उठ के आ रहा है, कितना डिस्टेंस है, रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल है, एक जनरल सा रीजन जो समझ में आता है ना अभी BPC लोअर जाने का, दैट इज कि पहले कुछ लार्जर प्लेयर्स ही थे जो हैम का काम करते थे, GR, गावड, अशोका बिल्डकॉन, ये DBL, ये सारे नाम थे, 4-5 बिडर्स थे।
इनका जैसे जीआर का सारा सेटअप, कॉर्पोरेट सेटअप गुड़गांव में है, अलग अलग जगह पे प्लांट चल रहे हैं, लेकिन इनका छोटे छोटे शहरों में उतना पकड़ नहीं है। रोड बनाने का मेजर जो कॉस्टिंग आता है वो मिट्टी डालने में, पत्थर डालने में आता है। अगर वहां का कोई लोकल ठेकेदार मिल जाए तो उसको तो मिट्टी पत्थर सस्ते में मिल जाता है, जो कि जीआर को कॉस्टिंग पड़ती है। अब वो लोकल टेंडर, जो लोकल डेवलपर्स हैं, वो धीरे धीरे बड़ी कंपनियां बन गई हैं जब सेगमेंट में ओवरऑल ग्रोथ हुआ है, तो उन लोगों ने कम कॉस्टिंग पे, क्योंकि कई जगह देखेंगे जीआर प्रैक्टिकली, जीआर तो खैर रोड बनाता है, गाँव प्रैक्टिकली कोई रोड बहुत कम ही खुद बनाता है, वो आगे नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर देता है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स तो अल्टीमेटली लोअर रेट पे ही काम कर रहे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर ही आज के टाइम पे खुद बड़ा हो गया है, प्रोजेक्ट डालता है तो वो कम रेट पे बिडिंग करके प्रोजेक्ट खुद ले रहा है। ये केसेस होने लगे। उनका रीजन क्या है कि उनको डर्ट सस्ता मिलता है, उनको लोकल कम डिस्टेंस है, किसी रोड को बनाने के लिए 50 किलोमीटर दूर से मिट्टी लानी है, तो जो मिट्टी की कॉस्टिंग हो तो उसका कंसिडरेबल अमाउंट 20-30% तो ट्रेवल की, मतलब उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो जाती है। उस कॉस्ट को अगर सेव कर लेता है तो अपने रोड प्रोजेक्ट को, तो ये डिटेल में असेसमेंट हम करते हैं जब टीवी स्टडी करते हैं, तो वहां पे जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हाँ रोड की कॉस्टिंग, एनएचआई की कॉस्टिंग से भी हम कैसे लोअर साइड पे या हायर साइड पे दिखा रहे हैं, या कैसे हम काम कर सकते हैं इसको। दिस डिटेल्स वी हैव टू प्रोवाइड, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द बीडी। सो मतलब उस चीज को एक बार को लेटर ऑन जब हम एग्जीक्यूशन साइड पे आते हैं फ्रॉम टीवी पर्सपेक्टिव या डेट पर्सपेक्टिव, तो उस चीज को हम एड्रेस कर लेते हैं। अभी तक खैर, सो एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ फ्रॉम एनीवन एल्स? Hi, Pavanji, Linu here. What is that O&M you said? दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मैं आपको एक सैंपल एलवे दिखाता हूँ, रुकिए, आप लोगों की थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। Right. सी, आप जब भी किसी हैम प्रोजेक्ट्स के लिए मिलते हैं तो दिस इज लेटर ऑफ अवार्ड, ये आपको उनसे मांगना है। इसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा रोड है, उस किस रोड का ये लेटर ऑफ अवार्ड है। हम कंपनी ने 24 नवंबर को बिड सबमिट की थी, 24 दिसंबर को लेटर ऑफ अवार्ड इशू हुआ है। इसके अंदर ये रायपुर विशाखापत्तनम का पैकेज CG1 है, जो मैंने बताया ना अभी आपको मैप में दिखाया कि ये दिल्ली अमृतसर रोड का पैकेज 1 यहाँ से चालू होता है, पैकेज 2, पैकेज 3, तो ऐसे पता चल जाता है कि रोड किधर का है। तो इस प्रोजेक्ट में, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये रायपुर विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर पैकेज CG1 पैकेज के लिए ये लेटर ऑफ अवार्ड है। इस लेटर ऑफ अवार्ड का बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट 1039.42 करोड़ है एंड फर्स्ट ईयर O&M 2.94 करोड़ है। हमको इस लेटर के अंदर जो बीपीसी लिख के आ गई, ये बीपीसी है, ये आंख मूंद के मान लेना है कि ये बीपीसी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है उसके पीछे नहीं भागना है। Okay. और इसी का 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रोड को बनाने का खर्चा कर रहे हैं उसके लिए एनएचआई हमको पे करेगा। जब एक बार रोड बन जाएगा तो हर साल अगले 15 साल तक उस रोड की छोटी मोटी मरम्मत करना, कभी मेजर मरम्मत की जरूरत पड़ी तो उसको मरम्मत करना, ये भी डेवलपर का काम होता है। तो उसके लिए एनएचआई साथ में हर साल उसको कुछ पैसे पे करती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द O&M। Okay, thank you, Pavan ji. And one more question, Pavan ji. ये जब डिले होता है प्रोजेक्ट्स में, आपने बोला कि कभी कभी बैंक्स कंसिडर कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन हमको देना होता है। सो लाइक अगर कोई किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट्स में डिले है तो हम व्हाट लेवल, मतलब हम उसको क्या पूछे जिससे हमको क्लैरिटी आए कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम जब ऑर्डर बुक कंपनी का लेते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल, ये टेबल जो आपके सामने भी आपको दिख रहा होगा, मैं एक टीजर के अंदर भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये टेबल हम प्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को, बोलते हैं कि आप ये टेबल भर के दीजिए, कौन सा काम है। जैसे इसमें लिखा कि DBOT बेसिस पे
सहारनपुर देवबंद का कोई रोड है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहाँ पे एक अथॉरिटी का भी नाम लिखवा लेते हैं हम नॉर्मली, इसके अंदर बना नहीं रखा, गलती से छूट गया होगा। उसकी वैल्यू क्या है, लेन किलोमीटर क्या है, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कब कंप्लीट होना है और अभी क्या स्टेटस है उसका, ये हम उससे डिटेल समझते हैं। सेम फॉर्मेट आपको स्लाइड के अंदर भी है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कौन सा काम है, एनएचआई क्या है, लेन किलोमीटर क्या है, कब चालू हुआ, कब कंप्लीशन और अभी कितना कंप्लीटेड हो चुका है। अब आप उसमें देखेंगे कि मान के चलिए इसके बाद 10 प्रोजेक्ट हैं और 10 के 10 प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, तो एक निगाह में ही पता चल गया कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। मतलब 10 प्रोजेक्ट के 10 प्रोजेक्ट कंपनी के डिले चल रहे हैं, तो कंपनी के पार्ट में कोई ना कोई, मतलब एक बेसिक एजम्पशन आदमी करता है कि पहला एजम्पशन देख के कि कंपनी के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आपको दिख रहा है कि 10 में से 2 प्रोजेक्ट से डिले हैं, 3 प्रोजेक्ट से डिले हैं, तो फिर स्पेसिफिकली पूछिए उनसे कि ये इस प्रोजेक्ट में क्या इशू था, इस प्रोजेक्ट में डिले क्यों रहा। वो कंपनी की मैनेजमेंट आपको बताएगी कि हाँ इस केस में, जैसे कि हमारे पास एक केस आया था केसीसी का। अब केसीसी के ऑर्डर बुक में ये इशू हमको मिला कि उसके 12 प्रोजेक्ट्स थे लेकिन 2 प्रोजेक्ट्स उनके डिले चल रहे थे। तो जब हमने डिटेल में स्टडी मांगा उनसे तो पता चला कि एक प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ, मतलब प्रोजेक्ट ही एनएचआई ने चेंज कर दिया काफी 2-3 बार। तो जब अथॉरिटी के पार्ट पे डिले हो गया एक प्रोजेक्ट में, ऑफ कोर्स कंपनी की ओर से आप लोग मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, आई एम गेटिंग अ वेरी अर्जेंट कॉल। Yeah, please pardon the interruption. So जब ये हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज उन पे जब मैनेजमेंट से पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या इशू है जिसकी वजह से डिले आया, तो पता चला कि उस एक प्रोजेक्ट में एनएचआई की ओर से स्कोप ऑफ चेंज हो गया। दूसरे प्रोजेक्ट में वो एमईएस का, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रोजेक्ट था, जहाँ पे कि कुछ लिमिटेड टाइम ही वो अलाउ करते थे, फिर सिक्योरिटी रीजन से कि दिन भर में आप 2 घंटे या 3 घंटे ही काम कर सकते हैं, और उसमें वेरियस स्टेजेस में अप्रूवल चाहिए थी। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स या डिफेंस मिनिस्ट्री, किसी ऐसी मिनिस्ट्री से अप्रूवल आने में डिले था। तो वो एमईएस ने ड्यूली कंसिडर किया था और एमईएस ने टाइम बढ़ाया था वहाँ पे कि हाँ ये तो मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की रीजन्स की वजह से हमने प्रोजेक्ट को थोड़ा अप्रूवल ही नहीं आ पाया टाइम पे। तो अगर ऐसा कोई फैक्टर है जो कि कंपनी की गलती की वजह से नहीं है, then the company is at not fault at that part ना, वहां पे तो कंपनी बोल सकते हैं कि हमने ये काम, अगर टाइम पे हमको अप्रूवल आया था तो हम काम कर लेते। हाँ, लेकिन वो अप्रूवल लाना भी कई बार ऐसा होता है, अप्रूवल लाना कंपनी की जिम्मेदारी होती है, वहां पे कंपनी का फिर डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन इन दोनों केसेस में अप्रूवल देना अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी, अथॉरिटी के पार्ट पे डिले हुआ। एक दूसरी कंपनी के केस में क्या हुआ कि इलेक्शंस आ गए थे बीच में, जिसकी वजह से 3 महीना काम नहीं हो पाया था, तो प्रोजेक्ट 2-3 महीना डिले दिख रहा था। तो ऐसा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर कोई रीजन है जो कि हमको जस्टिफिएबल है, वो हम बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी 10 अलग अलग लोकेशन पे काम कर रही है, 10 जगह पे एक साथ कोई प्रॉब्लम आकर 6 महीने काम डिले हो गया। मतलब कई केसेस में, कोरोना के केसेस में उम्मीद थी कि होगा इनिशियली कि पूरा पैन इंडिया एक ऐसा केस बन गया था कि पैन इंडिया डिले हो सकता है, लेकिन ऐसे रूल्स बनाए गए, ऐसी प्रोविजंस की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट लार्जली अफेक्टेड बाय कोरोना, तो ये रीजन भी एक वैलिड नहीं बनता है। तो इस तरीके से केस टू केस बेसिस पे हमको एनालिसिस करना होगा इसका। Got it, Pawan ji. Thank you. Any other query? So please don't hesitate if you have any other query regarding these EPC projects or HAM projects. Okay, so moving on to what we are doing, what we have done so far. हमने जो भी लार्ज प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के, एचजी इंफ्रा है, जीआर इंफ्रा है, सीडीएस, केसीसी,
एनकेसी, जे कुमार, इन सब कंपनीज के लिए हमने वर्किंग कैपिटल का काम कर रखा है अच्छा खासा। तो वी हैव गुड कनेक्ट्स विद ऑल दीज कंपनीज। कोई रेफरेंस पूछे तो जो भी रेस्पेक्टिव लोगों ने इनका काम किया आप उनसे बात करके कंपनी से रेफरेंस भी दिला सकते हैं अपने क्लाइंट को। कई बार इन कंपनी के मैनेजमेंट से बात भी करा सकते हैं अपने क्लाइंट को कि हमने इनके लिए कैसा काम किया। जैसे GR इज अ वेरी गुड केस फॉर अस, जहाँ पे कि हमारा काफी पॉजिटिव फीडबैक मार्केट में जाता है, हमने अच्छा काम किया उनके लिए। हैम प्रोजेक्ट्स में हमने आई थिंक वी हैव डन मोर देन 15-20 हैम ट्रांजेक्शंस टिल डेट, इसमें कि दिल्ली, अमृतसर, कटरा के जो 7 हैम प्रोजेक्ट्स पैकेजेस थे, सॉरी 5 हैम पैकेजेस थे, उसमें से 4 पैकेजेस का काम हमने किया था। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बहुत सारे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं, KCC ग्रुप का एक हमने सैंक्शन किया था। रायपुर विशाखापत्तनम जो स्ट्रेच पूरा बन रहा है उसके कम से कम 4 अलग अलग पैकेजेस पे वी आर वर्किंग। शालीमार का एक प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। एनकेसी के 2 पैकेजेस के लिए ऑलरेडी सैंक्शन हम ला चुके हैं। अमृतसर भटिंडा के 2 पैकेजेस पे क्रिस्टा कंस्ट्रक्शन को अवार्ड हुआ है, दैट मैंडेट वी आर रनिंग एज ऑफ नाउ। अमृतसर भटिंडा का ही पैकेज एक था जो GR इंफ्रा को था, वो ऑलरेडी हम सैंक्शन करा चुके हैं। GR इंफ्रा के लिए बहुत सारे काफी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग ये काम था। एक एनाकिम करके प्रोजेक्ट था, एनगुंडू बुलानू, 2 प्रोजेक्ट्स थे जो कि टेक्निकली काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स थे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए GR इंफ्रा को हमने सैंक्शन दिलाया। एक और उसी साइड में किरतपुर नेरचौक गावर कंस्ट्रक्शन का था। We got the sanction, but the company availed it from some other bank because of some security reasons and all. लेकिन वो सैंक्शन था, हमने पूरा काम किया था। तो इस तरीके से you can quote n number of projects जिसपे हमने सैंक्शन लिया है या we are working on that. So we have a quite extensive experience in this field. पवन सर। हाँ जी सर। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एन्युटी डिस्काउंटिंग पे फोकस करो ना, वो भी आज की डेट में देखिए हैम में तो काफी लोग प्रपोजल अपने कॉम्पिटिटर हो चुके हैं, बट एन्युटी डिस्काउंटिंग में थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो वो ज्यादा प्रपोजल्स आएंगे। एक नए प्रोजेक्ट्स के लिए था, एकदम सही कहा मनीष जी ने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारी टीम के लिए, मतलब अपन वी हैव टू फोकस मोर ऑन एन्युटी डिस्काउंटिंग रादर देन, क्योंकि जितने हैम आने थे अब तो देखते हैं हैम में क्या हो रहा है कि BPC TPC से भी इतना डिस्काउंट कर दिया है कि आई मीन NPV मतलब जो उसकी IRR आ रहा है वो भी 7% 8% आ रहा है। तो वी हैव टू फोकस ऑन एन्युटी डिस्काउंटिंग। सो मनीष जी का एकदम सजेशन सही है। एक नया जो सेक्टर हम साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे जो भी हैम प्रोजेक्ट्स हैं या एन्युटी के पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीशन हो चुका है, जिनमें COD अचीव हो चुकी है और 1 या 2 एन्युटी आ गई है, उस केसेस में क्या होता है, अगर ये NHAI या MORTH का प्रोजेक्ट है तो दीज एजेंसीज हैव गॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन इन द मार्केट। तो नॉर्मली जो डेट फंडिंग आज के टाइम पे हो रही है हैम प्रोजेक्ट्स की, वो 8.5% के आसपास पे होती है। जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हैम की फंडिंग हो रही है, अगर बढ़िया खूब क्लाइंट है, AA रेटेड क्लाइंट है, तो उस केस में 8% के आसपास हो जाती है। 8 से कम बहुत कम ही केसेस में फंडिंग हो पाती है, 6.25 के आसपास जाने का चांस बहुत कम ही लोगों को मिलता है। नॉर्मली ये इट इज बिटवीन 8 to 8.5% पर एनम, जो कि A रेटेड क्लाइंट्स का हम अगर मान के चलते हैं। तो अब क्या है कि ये तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का है। कंस्ट्रक्शन पीरियड में बैंक को काफी रिस्क है। कंस्ट्रक्शन का रिस्क होता है सबसे बड़ा कि अगर कंपनी के पार्ट पे इक्विटी नहीं आ पाई, जो हम नए प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, तो एक चीज हमको जो समझने की है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कहाँ से मीट आउट करेगा अपना, जो somehow I had missed in this part, सोर्स ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो EPC डेवलपर्स थे अब तक, उनका तो 1 महीने का वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, उसको कोई लॉन्ग टर्म फंड डालने की जरूरत नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम द जो भी डिफेक्ट लायबिलिटी या ऐसा कुछ आता है तो उसको अपना पैसा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं था। लेकिन अगर हैम कर रहा है तो जो प्रमोटर का मार्जिन है, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का अराउंड 12 से 15% के बीच का होता है, वो उसको अपने पास से एक लंबे ड्यूरेशन के लिए 17 साल तक के लिए लगाना उस प्रोजेक्ट में, तब जाके उसका पैसा निकलेगा। तो उसके पास एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए,
उसके अपने इंटरनल अक्रूवल्स या कहीं से कैश रिजर्व्स इतने होने चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर सके। तो एक ये रिस्क होता है जो बैंकर्स देखते हैं, और हमको भी एनालिसिस करना होता है नए प्रोजेक्ट्स में भी, कि प्रमोटर अपना मार्जिन कहाँ से मीट आउट करेगा। जो हम फ्यूचर का प्रोजेक्शंस वगैरह लेते हैं, क्या इंटरनल अक्रूवल्स इतने हैं, क्या कंपनी के पास ऑलरेडी इतनी एफडी है, या कुछ लिक्विड फॉर्म में एसेट्स हैं जिनको कि आसानी से लिक्विडेट करके कंपनी अपने मार्जिन को मीट आउट कर सके। तो दैट इज वन ऑफ द रिस्क दैट इज देयर इन द कंस्ट्रक्शन पीरियड। अनदर रिस्क इज किसी भी टेक्निकल रीजन से, किसी अप्रूवल के रीजन से अगर प्रोजेक्ट अटक जाता है, सीओडी अचीव नहीं हो पाती है, या कंपनी अपने एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को भी जो दिखाया है एक्चुअल में मीट आउट नहीं कर पाता है, तो प्रोजेक्ट बीच में अटक सकता है। तो अगर प्रोजेक्ट की सीओडी नहीं हुई तो एन्युटी नहीं आएगा, तो बैंक का सर्विसिंग रुक जाएगा। तो बैंक को एक बड़ा रिस्क होता है कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को फंड करने में। एक बार को जब सीओडी अचीव हो जाती है तो उस केस में हमको एन्युटी मिलना है। एन्युटी मिलने का पैटर्न है कि अगले 15 साल तक 60% अमाउंट का 30 एन्युटी बन जाती है। बेसिकली वो फ्यूचर की जो एन्युटी है, एक बार को कंप्लीशन हो गई, सीओडी आ गई, तो एन्युटी इज फिक्स्ड। अब ये श्योर हो जाता है बैंक यहाँ एनएचआई तो एन्युटी पे करेगा, और एनएचआई AAA रेटेड एजेंसी। अल्टीमेटली कैश फ्लो हैज टू कम फ्रॉम अ AAA रेटेड एजेंसी। वहां पे अब कंपनी को अपने पास से कुछ पे नहीं करना। उस केस में बैंक्स को कंफर्ट आ जाता है, उस पर्टिकुलर एसपीवी की रेटिंग भी 1-2 नॉच 3 नॉच तक अपग्रेड हो जाती है। जैसे कि जीआर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी रेटिंग AA या AAA कैटेगरी में भी आ चुकी है आफ्टर कंप्लीशन। तो वहां पे जो इंटरेस्ट पहले चार्ज कर रहा था बैंक कंस्ट्रक्शन की ड्यूरेशन में 8% 8.5%, अगर रेटिंग आपकी AA या AAA हो गई तो वो रेटिंग, उस रेटिंग इंप्रूवमेंट की वजह से और एनएचआई की पेमेंट कंफर्मेशन की वजह से आपको काफी सस्ता इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अब अधिकतर डेवलपर्स क्या करते हैं, सीओडी होने के 6 महीने बाद से उसकी रिफाइनेंसिंग कराना चालू करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो जो एन्युटी या फ्यूचर की आ गई उसकी एक तरीके से डिस्काउंटिंग कराते हैं। रियल एस्टेट के केस में जैसे एलआरडी का केस होता है ना, समथिंग सिमिलर हैपेंस इन दिस इंफ्रा सेगमेंट। देन अब आपका एसेट बन के तैयार है, इनकम फिक्स्ड हो चुकी है, और इनकम AAA रेटेड AA रेटेड क्लाइंट से आनी है, तो उसका डिस्काउंटिंग कर लीजिए, और डिस्काउंटिंग करके करंट में पुराने डेट को रिफाइनेंस करा दीजिए, प्लस उस पर कुछ सरप्लस बच जाएगा आपका। क्योंकि पहले तो जो DSCR आप 1.2 1.3 जो भी कंसिडर कर रहे होंगे वो 8.5 ROI पे कंसिडर कर रहे होंगे। अब रेट सस्ता हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। तो कंपनी क्या करता है, पुराने डेट को पे ऑफ कर देता है, प्लस जो सरप्लस होता है वो कंपनी के पास अपना एक किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डालने के लिए, अपने प्रोमोटर्स को देने के लिए, या कहीं भी यूज करने के लिए कंपनी के पास फ्री पैसा बच जाता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम कंपनी कहीं भी जाते हैं, जो डेवलपर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपके कौन से ऐसे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि एन्युटी आनी चालू हो गई है। हम उन प्रोजेक्ट्स की डिस्काउंटिंग करा के भी आपको फंडिंग दिला सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड रेट। मतलब लेस देन 8%, इट कैन गो 7.5 8 7 7.5 से नीचे भी कई जगह पे फंडिंग हो रही है। मतलब जीआर के कुछ केसेस में लेस देन 7% पे भी फंडिंग हुई है इन केस ऑफ ऑपरेशनल एसेट्स, जहाँ की AA AAA रेटिंग आ जाती है। सो दैट वाज वेरी गुड सजेशन फ्रॉम रखियानी जी, एंड वो चीज भी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए whenever we are meeting a infrastructure sector client. बेसिकली आज की डेट में मतलब हम लोग के कंपटीशन तो काफी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बाजार में, बट वी विल स्टार्ट फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन एन्युटी पार्ट, तो उस पे बहुत आजकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट बैंकर्स आल्सो इज आस्किंग फॉर एन्युटी डिस्काउंटिंग। बीच में तो 6.75 6.50 पे भी मांग रहे थे कि एन्युटी डिस्काउंटिंग के लिए कोई प्रपोजल हो तो बताओ। राइट सर। सो हमारा अब स्ट्रेंथ है, बेसिकली हमने इतना सारा जो प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं ऑलरेडी, इनको कहीं भी हम कोट कर सकते हैं। वी हैव गॉट अ वेरी गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, व्हाट आर द इन्स एंड आउट्स, व्हाट आर द वीकनेसेस एंड पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो एक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफी हैंडी है। हमने सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में जिनका अच्छा नाम है, जीआर, गावर, एचजी, केसीसी,
चेटक ग्रुप, इन सारे ग्रुप्स के लिए हमने काम किया हुआ है, तो वहां से भी रेफरेंस चेक अच्छा मिलता है। हमारा एक मेजर स्ट्रेंथ जो है, जो दूसरे सिंडिकेटर्स से हमको एक एज देता है, दैट इज दैट वी हैव एन इन हाउस टीवी टीम एंड वी आर इम्पैनल विथ ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स जहाँ पे कि टीवी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरीके से ट्रांजैक्शन का पूरा कंट्रोल अपने पास होने से कहीं भी ट्रांजैक्शन को डायरेक्शन में ले जाने में काफी कन्वीनियंस मिलती है। हम डेवलपर को भी काफी पॉइंट्स पे एडवाइस कर सकते हैं, और एक जो मेजर हर्डल होता है कई जगह टीवी रिपोर्ट लेने का, जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम प्रिपेयर करके दे सकते हैं बैंक्स में। नहीं तो पवन जी, मेरा एक छोटा सा एक पॉइंट था यहाँ पे, अगर कहीं पे हम सिंडिकेशन का मैंडेट भी ले रहे हैं और टीवी भी कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ आता है इशू वहाँ पे? बेसिकली आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। सी, नाउ वी हैव टू मेक अंडरस्टैंड द बैंकर्स एज वेल एज द मतलब आवर क्लाइंट। बैंकर्स को हम ये बताते हैं, जो कि एक फैक्ट भी है, कि हमारी सिंडिकेशन टीम और टीवी टीम कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट लोग काम करते हैं, हेडेड बाय डिफरेंट पीपल। तो आपस में एक तो कॉन्फ्लिक्ट कई केसेस में एक्चुअल में आप देखेंगे कि हमारी टीवी टीम और सिंडिकेशन टीम के बीच भी आपस में चल रही होती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आपस में सजेशन लेके काम करते हैं। दूसरा क्या है कि ऑन रिकॉर्ड हम कहीं भी जब रिक्वेस्ट लेटर वगैरह बैंक्स में सबमिट करते हैं तो कंपनी के लेटर हेड से सबमिट करते हैं। बेसिकली बैंक को जो सिंडिकेशन की रिक्वेस्ट जाती है वो डायरेक्ट कंपनी की ओर से जाती है, एंड वी बिकम द टीवी कंसल्टेंट फ्रॉम द बैंकर्स हेड। नहीं, बट उसके कुछ केसेस में डेट के लेंडर भी तो आपसे अथॉरिटी लेटर मांगता होगा ना, कि क्लाइंट से अथॉरिटी लेटर लेके आइए कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी फॉर सच एंड सच सिंडिकेशन। सर, नाउ दिस इज पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद द लेंडर्स, जहाँ पे कि हम अपने उनसे पहचान और अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे या अपने इंडिपेंडेंस ऑनेस्ट वर्क के बेसिस पे, जो आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है बैंकर्स के साथ में, ये काम हम लेते हैं बेसिकली। तो कई बार ये हर्डल फेस होता है, बट देन वी मीट देम एंड वी मेक देम अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्चुअली अ डिफरेंट थिंग। आप कंपनी को डायरेक्टली रिक्वेस्ट लेटर कंसीडर कीजिए और हमारी टीवी को कंसीडर कीजिए, ऐसा हम मतलब बैंक्स को बेसिकली प्रेजेंट करते हैं इस चीज को। So I guess that answers it. Then we are also impaneled with the bankers for LIE work. कई जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे कि उनका फाइनेंशियल क्लोजर होने को है, तो हमारे पास हो सकता है डेट का मैंडेट ना आए, या कोई ऑलरेडी डेट कंसल्टेंट उन्होंने अपॉइंट कर रखा है, तो हम उनसे टीवी का काम ले सकते हैं कि हम टीवी स्टडी कर देंगे इसके लिए। एक बार को अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है तो हम मिल सकते हैं कि हम LIE का वर्क भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। वी आर इम्पैनल्ड LIE फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स। वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक्स पॉलिसी। हम इन एंड आउट्स बैंक से जानते हैं कि कहाँ पे क्या प्रपोजल फिट हो सकता है, किस बैंक का क्या सेक्टरल एक्सपोजर है, किस बैंक का क्या इंक्लिनेशन है आज के टाइम पे, किस सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहता है बैंक। And we have got sanction from all the major banks, PNB, BOB, Union, Canara, Punjab and Sindh Bank, Indian. We have got sanction from all these banks. We have worked with SBI as well, जहाँ पे कि उनकी पॉलिसीज में सारी एक्सपर्टीज रखते हैं। तो एक प्रपोजल को किस तरीके से, मतलब क्या होता है, एक कंपनी अपना प्रपोजल प्रेजेंट करे कहीं जाके, या कोई सिंपल डेट्स इंडिकेटर प्रेजेंट करे, तो आगे उस प्रपोजल को किस किस चेक से गुजरना है, टीवी कंसल्टेंट क्या चेक करेगा, बैंकर्स की पॉलिसीज कैसे उसको चेक करेंगी, कहाँ फिट बैठाना होगा, बाद में एग्जीक्यूशन के टाइम पे LIE की, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार को सैंक्शन हो गया फिर एग्जीक्यूशन में आके अटक गया, तो LIE के पर्सपेक्टिव से भी क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे, उन सारे चेक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जब कोई प्रपोजल आता है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दीज आर द आवर बेसिक स्ट्रेंथ्स बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन पिच आवरसेल्व्स टू द क्लाइंट्स। So if we don't have any more queries, I think that concludes this session. And अगर कोई और query रह जाती है आपके पास में, you can directly contact me. You can find it in our you can find my contacts in our debt syndication group or research and activity group, or you can note down my number.
My mobile number is 9990668064. So you can note it down, and if you have any query at all, you can contact directly with me. So Sonal ma'am, I guess that concludes the session. पवन आप ये भेज रहे हो ना, ये वाली जो आपने पीपीटी बनाई है? हाँ, ये पीपीटी जिसको भी चाहिए आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें अपनी मेल आईडी, आप शेयर कर दो ना रिसर्जेंट एक्टिविटी में ही। रिसर्जेंट एक्टिविटी में ठीक। थैंक यू पवन जी। Thank you. Thanks, Pawan. Thank you, Pawan. थैंक यू। Thank you, Pawan sir. Thank you very much. Thank you all. Thank you all.